तो WTC 2027 के फाइनल की जो रेस है वो ऑफिशियली शुरू हो चुकी है एंड इट हैज नॉट स्टार्टेड ऑन द नोट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू, बिकॉज हम लोग पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हार चुके हैं और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली डेडिकेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। क्या हमने गलतियां करी ऐसी जिसके वजह से हम ये मैच जो कि शायद हम जीत सकते थे वो हार गए कहीं ना कहीं। इसके आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए इंक्लूडिंग दिस वन, इसके भी 4 टेस्ट मैच बचे हैं, उसके लिए क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स क्या होने चाहिए। हम लोग का इस पॉडकास्ट के पीछे का इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि इस मैच को रिव्यू कर दिया, बट जो 27 का फाइनल होपफुली हम खेलेंगे उसकी तरफ हम लोग को क्या चीज़ें सही करनी है, फिर क्या क्वेश्चन मार्क्स है जिनका आंसर हमें आता हुआ दिख रहा है, उस पर्सपेक्टिव से सारी बातें हमें करनी है। आई थिंक स्पेसिफिकली इस टेस्ट मैच में भी बहुत सारे सवाल हैं। मतलब हमें लग रहा था स्टार्टिंग में कि काफ़ी हंकी डोरी स्टार्ट है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को मिलेगा एंड मतलब आई थिंक वी कैन फॉर श्योर से दिस कि एक ब्लॉकबस्टर मैच तो था भाई। दिस इज अ ग्रेट एडवर्टीजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर द जेन जी एंड जेन अल्फा। हाँ, मतलब 5 दिन तक खिंचना और फिर एंड के 2 सेशन तक भी हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कौन ले जा सकता है इस गेम को। 5वें दिन भी रात के 11 बजे तक मतलब वो टाइम एक्सटेंड ही कर दिया गया था। हाँ, तो इट इज as close as it gets। Yeah. तो मुझे लगता है गेम दैट वाज अ ब्यूटीफुल गेम एंड इतने ज्यादा एब्स एंड फ्लोज थे, कभी कोई टीम टॉप पे कभी दूसरी टीम टॉप पे, विच इज वाई जब भी कोई भी रिजल्ट आता ना तो कोई ना कोई सेक्शन ऑफ द क्राउड सरप्राइज होता ही होता है, बिकॉज ऑल 3 पॉसिबिलिटीज वर इन कंटेंशन, इंडिया विन, इंग्लैंड विन और ड्रॉ। एंड सो इस पॉडकास्ट में ना एक तो हम लोग एक नई चीज भी ट्राई करने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग बायलैटरल सीरीज कवर कर रहे होते हैं तो हम लोग हर मैच से टॉक पॉइंट्स उठाते हैं कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल शुभमन गिल की कप्तानी या फिर गौतम गंभीर द टेस्ट कोच, जायसवाल की फील्डिंग इस मैच। बट क्योंकि भी हमने आईपीएल के टाइम पर भी ऐसे कहा था कि हम लोग ओवर बाय ओवर, इनिंग बाय इनिंग जो है अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिकॉज अभी कोई और टॉपिक भी नहीं थी, वी कैन फुल्ली डेडिकेट अटेंशन टू दिस टेस्ट मैच पर्टिकुलरली, ऑल्सो द फ्यूचर। तो हम लोग ने सोचा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द पॉडकास्ट जो हम रखेंगे वो होगा इनिंग बाय इनिंग, हम लोग प्रॉपर्ली एक बार एनालाइज करेंगे क्या हुआ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कैसे बीता, उसमें क्या सही चीज़ थी क्या गलत हुई। एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ द पॉडकास्ट में हम लोग टॉक पॉइंट्स क्रिएट करेंगे इस पूरे मैच के एनालिसिस से, जैसे कि गिल की कप्तानी कैसी है, जायसवाल और केएल राहुल का ओपनिंग पेयर कैसा है, साई सुदर्शन, करुण नायर ने क्या इंप्रेस करा है कि नहीं करा है, शार्दुल ठाकुर को अगले मैच में खेलना चाहिए कि नहीं, बुमराह की डिपेंडेंसी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। तो वो सारे जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो कि वंस अगेन डिक्टेट करने वाले हैं हमारे फ्यूचर को, वो सेकंड हाफ में आएंगे। फर्स्ट हाफ में हम लोग इस मैच को कवर करेंगे। तो जिनको टेक्निकलिटीज़ पसंद है आपके लिए स्पेशली हमने फर्स्ट हाफ बनाया, जिन लोग को टॉक पॉइंट्स पसंद है, स्टोरीज पसंद है, उनके लिए स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में सब कवर हो जाएगा। पूरा बनांसा होने वाला है ये इंडियन और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का। बट आई थिंक ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले इस पॉडकास्ट को आप लोग ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई हैं एंड जितनी भी हम लोग लाइव स्ट्रीम्स आगे ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसमें आप अपने ही जैसे और क्रिकेट प्रेमियों से बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए इस एपिसोड को। मुझे लगता है सबसे पहला टॉक पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने, जो मैनेजमेंट हमारी लीडरशिप होगी, उन्होंने क्या सही प्लेइंग 11 चूज करी कि नहीं करी इस मैच के लिए। तो इसमें हम लोग जो प्री मैच पॉइंट्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अब प्लेइंग 11 चूज करने के लिए ऑफकोर्स कंडीशंस को देखना पड़ेगा। तो भाई 9 mm की ग्रास थी, 12 mm की थी, उससे काट के 9 mm की कर दी गई थी। एंड पहले दिन पर टॉस के टाइम पर भी धूप निकली हुई थी, कुछ बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं थे, विच इज नॉट वेरी हेडिंगली लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस टाइम ऑफ द ईयर में अगर 28-30 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, जो कि हमने बोला भी था प्रीव्यू में कि एक्सपेक्टेड है, ये यूजुअली नहीं होता है। इनफैक्ट 5th डे पे आते आते 13 से 15 डिग्री तक गिर गया था टेम्परेचर, और वो दैट इज व्हाट यू टिपिकली गेट। 4th डे पे केएल राहुल ने जब हमारी बैटिंग खत्म हुई थी तब आके कहा था कि आज पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम लोग इंग्लैंड में खेल रहे हैं, क्योंकि बॉल स्विंग कर रही है, एक्चुअली स्विंग कर रही है, थोड़ी सी हवा चल रही है, उन लोगों ने वो जंपर्स पहन रखे थे सब प्लेयर्स ने, तब जाके थोड़ी फीलिंग आनी शुरू हुई थी वो। बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीतेगा हम फील्डिंग करेंगे,
एक डबल एज स्वॉर्ड हो सकती थी एंड इनफैक्ट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टॉस टू लूज. मुझे लगता है इंडिया का फायदा ही हुआ है बिकॉज ऐसे में आप कंडीशंस को देख के आपका दिल बोलेगा कि हम बैटिंग करेंगे. बट हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड हमने कवर किया था प्रीव्यू में, पिछले 5 मैच 2018 से हर एक टीम चेस करते हुए जीती है. हिस्टोरिकली 34 टेस्ट मैचेस ऑन दिस ग्राउंड हैव बीन वन बाय द चेजिंग टीम. तो उस चीज को फेवर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए बेन स्टोक्स ने चेजिंग का डिसीजन लिया एंड आई थिंक वो जीत भी गए तो जस्टिफाइड. मतलब बैक कर लिया उन्होंने अपने आप को, इसलिए शायद प्रॉब्ली सही भी था. बट मतलब उस टाइम पे जैसी पहली इनिंग्स हमारी गई थी, उसके सारे एक्सपर्ट चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, सब लोग यही कह रहे थे कि कहीं एक मिस्टेक तो नहीं हो गई कि इंडिया को आपने पहले बैटिंग दे दी यहाँ पे. बट वही है ना कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा और एंड में बात करूंगा कि क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब बेसबॉल का भी एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है. This is not the baseball that we saw last year in 2024 जब ये लोग 4-1 इंडिया से हारे थे घर आके, जिसमें केएल राहुल, विराट कोहली वगैरह जब मिसिंग थे, जयसवाल ने 100 मारी थी. उस वाली सीरीज की बात करूँ, बहुत डिफरेंस है. आई थिंक हमें इंग्लैंड का भी अप्रिसिएशन करना चाहिए. फोकस एक टेंडेंसी रहेगी हम लोग की इस चीज पर कि हम लोग हमेशा इंडिया की गलतियां फिर अच्छाइयां निकालें. बट इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट अस. जो दूसरी टीम को हम खेल रहे होते हैं कई बार वो भी आउटप्ले कर जाते हैं हमें एंड अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर पंच करते हैं. तो आई थिंक वो भी काफी हद तक हुआ है. एंड वो क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं, अब क्या चेंजेस आए हैं, जरा उसको भी डिस्कस करेंगे इन द सेकंड हाफ ऑफ द पॉडकास्ट. बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, क्या लाइनअप हमारी सही थी? लाइनअप एग्जैक्टली वही थी जो कि तुमने बोला था. आई थिंक पॉइंट वही है कि एज पर द रिपोर्ट सही लाइनअप होने वाली थी. एंड अगर आप एक्चुअली में भी देखो ना, तो अब जब एंड हो गया टेस्ट मैच तो लास्ट डे पे आते आते सबने गाली निकालनी स्टार्ट कर दी कि इसको नहीं खिलाना चाहिए था, उसको नहीं खिलाना चाहिए था. लोग जिस तरीके से पलटते हैं, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, शुभमन गिल को तो लताड़ी दिया है पहले टेस्ट मैच हारने के बाद. करुण नायर, साई सुदर्शन, शार्दुल ठाकुर डिस्पाइट टेकिंग दोस 2 विकेट्स इन द लास्ट इनिंग्स. शार्दुल ठाकुर, चलो आई थिंक शार्दुल ठाकुर एंड प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, ये 3 बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स होने वाले मुझे लगता है. पर मुझे वही लगता है कि प्लेइंग 11 अगर हम लोग बात करें तो कमिंग इनटू दिस टेस्ट मैच, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और बहुत ज़्यादा लोग थे भी जो आप सेंस बना सकते थे कि खेल सकते हैं. सो एक जो सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कुलदीप यादव को शार्दुल ठाकुर के जगह पे होना चाहिए था, कंसिडरिंग लास्ट डे पर कैसी बॉल घूम रही थी जडेजा की. अब इन हाइंडसाइट आप जरूर कहोगे कि अगर खेलते हैं वहां पर कुलदीप यादव तो बात कुछ और हो सकती थी. आई थिंक गिवन हाउ शार्दुल वाज यूज्ड इन दिस टेस्ट मैच, तब आप शायद ये आर्ग्यूमेंट पुल ऑफ कर सकते हो कि अगर आपको इतना ही यूज़ करना था तो शायद आप कुलदीप यादव को ही खिला देते हैं यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑल्सो जिस तरीके से हमारी टेल ने परफॉर्म करा है, तो आप वो भी कह सकते हो कि हमारा एक्स्ट्रा बैटर कुछ फायदा तो हुआ नहीं नंबर 8 पे बैटिंग. बट वही तो पॉइंट है. आई रेड अ ब्यूटीफुल आर्टिकल ऑन ESPN Cricket बिफोर शूटिंग एंड उसको मैं, हम लोग सेकेंड फेज में जब टॉप पॉइंट्स की बातें करेंगे, मैं शार्दुल ठाकुर का जो नंबर 8 का कॉन्ड्रम है, इंडिया आगे जाके क्या वहाँ पे इनको रखना चाहिए. बेसिकली क्या शुभमन गिल के अंडर हम लोग एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दिस टेस्ट मैच. ये आज से 10 साल बाद तक, आज से 5 साल बाद तक जब गिल कप्तानी कर रहे हैं तो हम लोग का नैरेटिव क्या होना चाहिए ओवरसीज जाके. क्या हमें नंबर 8 पे एक बैटर चाहिए, या फिर लाइक द अर्ली डेज ऑफ विराट कोहली हम लोग एक 4 प्रॉपर क्वार्टेट ऑफ पेसर्स के साथ जाएंगे एंड वील लुक टू टेक 20 विकेट्स. देयर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दिस टॉपिक एज वेल. ऐसा नहीं है क्लियरली कहना कि शार्दुल को तुरंत निकाल दो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरीके से टेल ने परफॉर्म करा, देयर इज ऑल द मोर रीजन व्हाई यू वुड वांट टू हैव डेप्थ इन योर बैटिंग. तो वो भी एक केस इन पॉइंट बनता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट हाँ, इन हाइंडसाइड आप कह सकते हो कुलदीप यादव माइट हैव बीन बेटर. प्लस शार्दुल ठाकुर ने, एज यू सेड, बैटिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा नहीं, विच इज़ अ बिग आई थिंक रेड फ्लैग कि क्यों हुआ ऐसा. एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई जो टेल का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके जो गंभीर ने कॉल आउट करा भी है बाद में. या बट मेरे लिए पर्सनली जो सबसे बड़ा था एक एक्स फैक्टर जो कि मैंने अपनी प्लेइंग में बताया था, मैं पर्सनली प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप रखता. एंड आई थिंक ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% आई हैव बीन प्रूवन करेक्टली, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने से ऑल यू वांट 5 विकेट लिए हैं इस टेस्ट मैच में. इट इज मोर देन सिराज. तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे होनी चाहिए, सिराज की जगह पे होनी चाहिए अर्शदीप, बात वो है. बट आई थिंक खेलने चाहिए थे इस मैच में. खिलाने को आप खिला सकते थे. मेरा बस पॉइंट वही है कि गिवन द काइंड ऑफ IPL सीजन दैट ही हैज हैड, कौन ऐसा कहता कि मतलब हु वुड नॉट वांट टू हैव द IPL पर्पल कैप विनर. अगर आप साई सुदर्शन को भी इसी बेसिस पे इंक्लूड कर रहे हो, हाँ फॉर श्योर. मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि गंभीर की क्या सोच रही होगी इसके पीछे. यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर हैविंग एग्जैक्टली. बट वही है, अभी हम लोग जब बात करेंगे इस चीज की भी, और तो प्रसिद्ध कृष्णा क्या टेबल पर लेके आते हैं, क्या वो सूटेड है इंग्लिश कंडीशंस के लिए वर्सेस अर्शदीप सिंह, वो एक कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी. बिकॉज क्या अश्विन का पूरा WTC साइकिल अच्छा नहीं जाता था, तब भी वो WTC फाइनल में आके बेंच तो होते थे ना. तो हम IPL के बेसिस पे कह रहे हैं कि उनको टेस्ट खिला लो. अश्विन पूरे टेस्ट
कैलेंडर ईयर में परफॉर्म करके भी बाहर नहीं खेलते थे। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ पेसर डज नॉट मीन यू डायरेक्टली स्टार्ट इन द प्लेइंग 11। आप किस टाइप के पेसर हो, बहुत अलग अलग टाइप के पेसर्स होते हैं, हिट द टेक, फ्लोटर, स्विंगर, सीमर, आप क्या हो एग्जैक्टली उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो इसके बारे में बात करेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल लाइनअप एक्सपेक्टेड लाइन्स पर थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड, तो सेफ लाइनअप है, मतलब इसमें आप कुछ एज सच फॉल्ट्स निकाल नहीं सकते आप। सबसे प्रेडिक्टेबल लाइनअप यही था। जो आप कहोगे वो यही है कि एक्स फैक्टर, और अगर कुलदीप यादव हो जाते हैं, हरदीप सिंह हो जाते हैं, वो एक एडेड बोनस होता। बट एक जो बेस लाइन आपने सेट करी थी वो आई थिंक अनएक्सपेक्टेड लाइन थी। एंड यहाँ पे मैं ऐसा कोई ब्लेम करूंगा नहीं। इनफैक्ट अगर हमने मैच जीत जाते हैं एंड में आता है तो सब तारीफ कर रहे होते हैं। सो नाउ कंसिडरिंग दिस केस इन पॉइंट, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग फर्स्ट इनिंग्स को कवर करते हैं। एंड जो हीरोइक्स हमारे 3 बैटर्स ने करके दिखाए हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। गिल और पंत के बारे में तो मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ सेकंड हाफ में भी ऑफ द पॉडकास्ट। बट एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिख रहा था इंडिया की बैटिंग में, शायद मैंने ये ट्वीट भी करा था। देखो अभी रिसेंटली जो हम लोग का बैटिंग परफॉर्मेंसेस थे अब्रॉड, ओवरसीज, ऐसा लग रहा था कि बैटर्स थोड़े से हिचक रहे हैं कि हम लोग रन्स के लिए कमिट करने जाएं या फिर सरवाइव करने के लिए जाएं। एंड आई थिंक वो जो ब्रेन फॉग होता है ना, उसके चलते हुए यू वुड सी अननेसेसरी विकेट्स फॉलिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मुझे याद आता है रोहित शर्मा खुद, जो उनकी लास्ट टेस्ट इनिंग्स अगर तुम वो याद करो, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो ग्रिट दिखा रहे टेक्निक, और एक गलत शॉट था, वो आउटसाइड एज लगता है आपका, फ्लिक करने जा रहे थे, वो वन पीछे आउट हो जाते हैं। आई थिंक पैट कमिंस पर ही आउट होते हैं, रिमेंबर करेक्टली। वो जो ब्रेन फॉग था वो काफ़ी हद तक इंडिया ने सॉल्व करा है। कई लोग कह रहे हैं इसमें एक बहुत ही अंडररेटेड शाउट जाएगी सितांशु कोटक जी को, जो कि अभी एक बैटिंग कोच की तरह आए हैं, अंडर द रेडार एकदम से चुपचाप आए हैं। उन्होंने परहैप्स ही अंडरस्टैंड्स द सिस्टम एंड द साइकी ऑफ द इंडियन बैटर्स रियली वेल। तो अब मुझे एंड आई विल प्रूव दिस हाउ, क्योंकि जब आप देखोगे ना फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन को, जायसवाल और केएल राहुल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, एक बहुत ही क्लियर गेम प्लान सेट था, टू द पॉइंट कि संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के ऊपर एक डिग भी ले ली थी। वो तो शेमफुल था भाई, शेमफुल। करते हैं बात। बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जब भी आपको बॉल ऊपर पिच करी जाएगी फुल लेंथ पर, यू विल गो फॉर द ड्राइव, चाहे वो विड्थ पे भी है तो यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट बॉल। एक बहुत अच्छा लाइन कही थी, आई थिंक आई एम नॉट श्योर दीपदास गुप्ता जी ने कही थी या फिर किसने कही थी, संजय मांजरेकर ने ही कही थी। बट आप जो है बॉल को लीव करने के लिए बॉल की लाइन को नहीं देख रहे हो, बॉल की लेंथ को देख रहे हो। ओके ये मेरे लिए भी एक बहुत नया तरीका था सोचने का, ऐसे मैंने भी कभी सोचा नहीं था। लाइन यूजुअली आप बंदा जो है बॉल को लीव करते हो क्या सोचेगा, बॉल की लाइन क्या है, विकेट पे आ रही है तो खेल लूंगा, बाहर जा रही है तो छोड़ूंगा। बट अब उस ऑफकोर्स अब आप विकेट पे आ रही है तो लेंथ कुछ भी को खेलना तो पड़ेगा ही, बट कहने का तरीका ये, बट लेंथ के बेसिस पे लीव करने का मतलब है अगर मुझे बॉल ऊपर मिल रही है फुल लेंथ पे तो उसकी लाइन कुछ भी हो मेरे रेडार में मैं मारने जाऊंगा। एट द सेम पॉइंट अगर लेंथ खींची हुई है पीछे, आई नो कि बॉल विकेट के ऊपर से बाउंस कर जाएगी, तो मैं नहीं खेलूंगा उसको। तो वो जो एक शिफ्ट है कि मैं लाइन के बेसिस पे लीव नहीं करूंगा, मैं लेंथ के बेसिस पे लीव करूंगा, वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ऑल्दो ये सुनने में मतलब इट इज जेन्युइनली सॉर्ट ऑफ एक वो आपका जो शैटरिंग मोमेंट होता है, क्योंकि वॉचिंग विराट कोहली जो पूरी प्रॉब्लम थी उनके साथ वो यही थी कि हमेशा जो लोग कहते थे कि आप 5वें 6ठे स्टंप की बॉल को क्यों चेस करने जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लाइन देख रहे हो कि किस लाइन वाली बॉल को आप चेस करने जा रहे हो, एंड दैट हैज बीन हिज क्रिटिसिज्म ऑल अलोंग हिज करियर। अब यहाँ पे अगर मतलब आर वी सेइंग कि विराट कोहली अगर यहाँ पे खेल होते तो ही ऑल्सो कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स विद दिस सॉर्ट ऑफ प्लान। ये भी एक बहुत मैं देखता हूँ कि एक तो ना आई जस्ट होप कि ऑनलाइन डिस्कोर्स अब रोहित विराट से आगे बढ़ जाए। मतलब अब मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहे हैं कि विराट भाई अगर होते तो पाटा विकेट मिल रखी, यहाँ पे तो 200 आती। ये सेम चीज़ 2024 में भी हुई थी जब इंग्लैंड इंडिया खेलने के लिए आई थी। भाई इफ द मैन हिमसेल्फ डज नॉट वांट टू प्ले, आप क्या पीछे उस पर लगे, आगे बढ़ जाओ इंडियन टीम के साथ। जो लोग कह रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पे पाटा विकेट मिल रखी है और ये बॉलिंग लेना था इसके अगेंस्ट तो विराट भाई बना देते हैं, गलत टाइम पर रिटायरमेंट ले लिया, आई वुड से ये थोड़ा ज़्यादा ही कह देना है। बट मतलब फॉर ऑल दोज हु आर मिसिंग विराट कोहली, या फिर जैसे रवि शास्त्री बीच में कह रहे थे कि लास्ट इनिंग्स में आते हुए लास्ट डे पे कि दे नीड समवन लाइक विराट कोहली जो कि चार्ज अप कर सके, आई थिंक वो तो फेयर है भी, क्योंकि वो कमी दिखती है थोड़ी बहुत। एंड सेकेंडली मतलब ऑल सेड एंड डन हमने IPL पूरा विटनेस कर लिया। द फैक्ट्स आर कि ये पहला टेस्ट मैच है विदाउट विराट कोहली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ऐसा यस ऑलमोस्ट 1 महीने पहले उनका रिटायरमेंट आ चुका है, तो कायदे से द वर्ल्ड शुड बी मूविंग ऑन।
बट ये पहला टेस्ट मैच है व्हेन वी विल नॉट सी विराट कोहली कमिंग आउट इन वाइड्स एट दैट नंबर 4 पोजीशन विद द एमआरएफ बैट. हम लोग शुभमन गिल को देखने वाले हैं. तो आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि ये इस टूर में शायद ये सेंटिमेंट रहेगा ही रहेगा कि विराट कोहली वो थे ये थे वो थे. आई एम नॉट पर्सनली अ फैन ऑफ दिस नैरेटिव. मुझे लगता है कि अब हम जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि पता है दिस सेट्स अ वेरी बैड टोन फॉर द गाइज हु आर टेकिंग देयर पोजीशन आल्सो. ऑब्वियसली या. एंड जैसे आई सॉ सो मेनी अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया जो कि खुश नहीं थे कि गिल ने 100 मार दी नंबर 4 पर आके, क्योंकि फिर वो बांधने लगे कि पाटा विकेट है वैसे उसकी बात अभी करेंगे. इसी इनिंग में आई है, विल टॉक अबाउट दैट. उस नैरेटिव को मैं ज़रा एक्सपोज करना चाहता हूँ. बट मुझे लगता है जिस तरीके से कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम लोग लेंथ के बेसिस पे लीव करने की बात कर रहे थे, इसके पीछे क्या ड्रॉबैक होता है? ड्रॉबैक क्या होता है, सॉरी प्री कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप लाइन पर कमिट कर रहे हो एंड सिर्फ लेंथ के बेसिस पे जज कर रहे हो, आप फुल लेंथ बॉल को मारने जाओगे. ये ना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है जिन लोगों ने क्रिकेट खेला नहीं है हाई लेवल पे लेकिन बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में एक परसेप्शन होता है, शायद तुमने भी सुना होगा, कि बॉल को टाइम करना बहुत जरूरी होता है, तेज मारने की जरूरत नहीं होती. हाँ मतलब सुना है काफी. सुना है ना काफी. एक बहुत पॉपुलर एक वो होती है कि पावर पे फोकस नहीं करना होता है एंड टाइमिंग बहुत होती है. आप जब भी एक एलीट लेवल पर खेलोगे ना, आपके जो ड्रिल्स होते हैं 1-on-1 कोच के साथ, बैटिंग कोच के साथ, जब आपको अंडर आर्म बॉलिंग करके ड्राइव मारना सिखाता है, सबसे पहली बात आपको ये बोली जाती है बकवास होती है. अच्छा. जब ड्राइव मारने जाओगे ना, दम से मारने जानी होती है. टाइमिंग ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आप दम से मार दोगे, आप क्रिस गेल तो नहीं एज भी लग सकता है यार, एज लग रहा है, बॉटम लग रहा है तो भी छक्का हो जाएगा, वो हर किसी के पास नहीं होता है. बट जब आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है ना एज अ बैटर, आपको बोलते हैं आपका जो वेट ट्रांसफर होता है फॉरवर्ड, उसके पीछे का पूरा पर्पस ही वही है कि आपका बॉडी का वेट जितना आगे जाएगा उतना दम लगेगा शॉट के अंदर. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सॉ विद केएल राहुल एंड जायसवाल. जिस तरीके से वो बाहर की बॉलों पर भी दम से ड्राइव मारने जा रहे थे, दैट मेंट कि अगर मेरा एज भी लगेगा ना तो वो स्लिप कॉर्डन के ऊपर से जाएगी बॉल. एंड इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे, बिकॉज स्टोक्स इज ऑल्सो एग्रेसिव कैप्टन, वो एग्रेसिव फील्ड सेटअप लगाते, कोई थर्ड मैन नहीं था, तो इंडिया ने काफी ब्रिस्क पेस पे ड्राइव मार के जो कत्तियां भी लग रही थी वो भी चौके जा रहे थे, टू द पॉइंट कि फिर कमेंटेटर्स ही पूछने लग गए थे कि क्या स्टोक्स को अब एक गली या फिर एक स्लिप हटाकर वो एक थर्ड मैन लगा देना चाहिए. तो इट वॉज काइंड ऑफ हर्टिंग इंग्लैंड ऑल्सो टिल द पॉइंट फिर केएल राहुल आउट हो जाते हैं. ऑल्दो वही बात है, मतलब क्लियरली डिजर्व्ड एटलीस्ट 50, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट दी थी. यार मैं ये वन सेकेंड, ये मुझे डिजर्विंग और ये अनडिजर्विंग वाली बात समझ में नहीं आती है. इफ यू डिजर्व इट यू विल स्कोर इट. हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब एक वो होता है ना कि जैसे बीजीटी में पहली वो इनिंग्स छोड़ के बाकी सारे में लग रहा था कि भाई क्लियरली ही इज नॉट अप टू दैट लेवल राइट नाउ, जो लेवल रिक्वायर्ड है इस टाइम पे खेलने के लिए. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम, जो भी मैं समझा हूँ इस पूरी बात से, वो ये है कि हमारे जितने बैटर्स थे वो इतने क्लियर थे माइंड में, बहुत क्लैरिटी थी कि वही बात है कि मैं पूरा अगर ड्राइव मार भी रहा हूँ तो मैं पूरा कमिट करके मारूंगा, ताकि कुछ प्रॉब्लम अल्टीमेटली देखा जाएगा बाद में, पर एटलीस्ट वो जाएगा तो चौका ही निकल सकता है, कभी ऊपर से आ सकता है. और दम से मारूंगा. दम से मारोगे तभी बॉल एज से निकल के भी ऊपर से निकलेगी. हल्के हाथ से खेलोगे, सिर्फ टाइम करने जाओगे, बैट को फेंकोगे, हाथों पर रिलाई करोगे, अपने सिर्फ हैंड मूव पर रिलाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी. अभी मैं कल रात को बैठ के, बाय द वे 2014 का जो इंग्लैंड सीरीज थी उसका पॉडकास्ट भी हम शूट करेंगे बहुत जल्दी, उसकी मैं रिसर्च कर रहा था. एंड विराट कोहली ने अपनी बैटिंग के बारे में भी चीज कही थी उस टाइम पे, सो फर्दर वैलिडेट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. बट जब ऑफ कोर्स जब वहां पर केएल राहुल आउट होते हैं, आई थिंक वंस अगेन ही शुड हैव गॉटन 100. टू गुड ऑफ अ प्लेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली कि उन्होंने 100 मारी. एंड जब वो 100 मारते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 100s दैट यू विल सी इन द गेम. बट साई सुदर्शन आती 0 पे आउट हो जाते हैं. आई थिंक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉय था, बिकॉज उनकी बॉडी लाइन को टारगेट कर रहे थे लेग स्लिप लगाकर एक, एंड वो फ्लिक करने जाते हैं. अनलकी थे, मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ जज आप कर नहीं सकते वहाँ पे. बहुत ही शॉर्ट डिसमिसल था. हैरी ब्रूक जिस तरीके से 4th इनिंग्स में आउट हुए थे, तो वोंट से मच. बट उसके बाद शुभमन गिल और जायसवाल बैटिंग करने के लिए आते हैं, एंड जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग करी है, बाय द वे जब वो केएल राहुल और जायसवाल अच्छी ड्राइव्स मार रहे थे तब वो मांजरेकर का डिक आया था ऑन विराट कोहली. वी नो अ गाय हु वाज रिटायर्ड हु वुड हैव निक्ड दिस बॉल, ऐसे करके. आई डोंट नो क्या उनका मतलब है इस चीज से, और मतलब आई थिंक वो भाई ये इतने बड़े ओहदे वाले एक आदमी, एक पर्सनालिटी है, जिनके ओपिनियंस इतने लोग सुनते हैं, जिनको इतना ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जाके ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व है एज एन एक्स प्लेयर. तो ये क्लाउड, मतलब भाई आई वुड कॉल दिस क्लाउड चेजिंग. मतलब एक समय तक ये चीज़ समझ में आती है, बट इट सीम लाइक कि जेन्युइनली वो जान के चीज़ें बोलने का ट्राई करते हैं ताकि जस्ट टू राइल अप द फैंस एंड उनको एंगेजमेंट मिले, या फिर बात वही है ना कि इफ ही इज डूइंग इट इन अ फ्रेंडली बैंटर वे,
तो क्या हम लोग को इतना सीरियसली लेनी चाहिए ये चीज़? आई थिंक एक हद तक वो चीज़ समझ में आती है. अब लोग कहेंगे कि जो उनने बोला था कि विराट कोहली के लेवल पे आपको रोहित शर्मा को नहीं रखना चाहिए. रोहित शर्मा को तो बहुत तोड़ा है उन्होंने. वही ना, तो अब कुछ लोग कहेंगे अरे ठीक है चलता है, वो भी तो मुंबई के ही खिलाड़ी हैं, उनमें आपस में भाईचारा, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है. एक लेवल तक समझ में आता है, बट जब ज़बरदस्ती में आप हर चीज़ में घुसाने का ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ करके नीचा दिखा रहे हो दूसरे को, क्लाउड चेजिंग ही कहूँगा भाई मैं इस चीज़ को. आई डोंट थिंक सो कि और कुछ कहा जा सकता है इसको. मतलब हाँ, आई गेट व्हाई सम पीपल विल फील ऑफेंडेड अबाउट दिस, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आउट ऑफ प्लेस लग रहा था वो स्टेटमेंट जब एकदम से आया. तो मैं उस टाइम पे वो देख रहा था मैच एकदम कमेंट्री चिल्ला कर पूरी सुनाकर. बट अल्टीमेटली जब गिल और जयसवाल बैटिंग करने के लिए आते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने डोमिनेट करा है, देखो देयर आर टू फैसेट्स टू इट. ऑफ कोर्स इंग्लैंड की जो पूरी बॉलिंग थी, जो फील्ड सेटअप्स थे, वो फर्स्ट डे पे थोड़े रस्टी थे, ऑन पॉइंट तो नहीं था. बट वाई डू यू थिंक जयसवाल और गिल एक साथ इतना सक्सेसफुल थे? इसके पीछे एक टैक्टिकल रीजन भी है. मतलब मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी थी स्पेसिफिकली इनकी पार्टनरशिप में, केएल राहुल और जयसवाल जब तक खेल रहे थे तो दोनों सॉर्ट ऑफ एक सिमिलर पेस से खेल रहे थे. एंड जब गिल खेलने आते हैं, पहली बात तो गिल ने स्टार्टिंग ही बहुत तेज करी थी, अपनी 50 भी वो काफ़ी फास्ट पहुंच गए थे. एंड उसके साथ ही साथ तो आती जो सीधे स्ट्रेट ड्राइव ऑन ड्राइव, हाँ, मतलब जनरली वो कुछ ऐसी फीलिंग होती है कुछ बैट्समैन को देख के कि आज लग रहा है कि अच्छा खेलेगा. तो गिल के साथ वो लग रहा था सॉर्ट ऑफ, मतलब लगा नहीं कि इतनी डिफिकल्ट टास्क है उनके लिए यहाँ पे 100 मारना, वो एट होम लग रहे थे. पर जैसे ही जब वो गिल ने भी 50 मारी, आई काइंड ऑफ नोटिस कि जयसवाल ऑल्सो उनने भी फास्ट कर दी अपनी इनिंग्स. दैट इज वो 100 काफी जल्दी पहुंच गए थे. सो इसके पीछे जो टैक्टिकल रीजन है वो क्या है? उस टाइम पे स्टोक्स वाज लुकिंग फॉर आंसर्स एंड विकेट क्योंकि मिल नहीं रहे थे एंड बहुत ही हाई रेट पर रन आ रहे थे. तो ऐसे में क्या होता है ना, ही डबल्ड डाउन ऑन दी बाउंसर अप्रोच, जो कि 2014 में हमने लॉर्ड्स में करा था, या फिर जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे पहली इनिंग में तो हमने ट्राई करा था उनके साथ, जब हैरी ब्रूक 99 पे आउट हो गए थे. ऐसे में क्या होता है, अब फॉर दैट टू वर्क, एक तो बॉलर्स एग्जॉस्ट बहुत जल्दी होंगे, हर बॉल दम से कब तक डालेंगे फास्ट बॉलर्स. दूसरी बात ये कि शुभमन गिल का जितना ऑफकोर्स हमने देखा है, जितना मैंने उनके बारे में बिफोर ही स्टार्टेड प्लेइंग प्रोफेशनली पढ़ा भी है ना, तो उनको बाउंसर्स के बारे में तो बचपन से बहुत ट्रेन करा जा रहा है. अच्छा. तो वो बहुत ही एफर्टलेसली बाउंसर्स को पुल या जैब मारता है. देयर इज नो, मतलब वो नेचुरल रिफ्लेक्स है सबकॉन्शियस का, देयर इज नो थॉट अबाउट इट एट ऑल. जयसवाल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा उनके लिए वो डबल डाउन कर रहे थे बॉडी लाइन पे बाउंसर्स मारने का या फिर हिप को टारगेट करने का विद अ लेग स्लिप है ना, शॉर्ट लेग. अब वहाँ पे जयसवाल अगर सर्वाइव कर जा रहा है, बिकॉज अगर आपने इतने सारे फील्डर्स लेग स्टंप पे खड़े कर रखे हैं, तो ऑफ स्टंप पे देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगल्स अवेलेबल. जैसी स्ट्राइक चेंज हो रही है नाउ, गिल उसमें नहीं फंसने वाला शॉर्ट बॉल ट्रैप पर. गिल के लिए मैं देख रहा था, एक शॉर्ट लेग बीच में रखा हुआ था, उसको हटा के फिर एक स्क्वायर लेग कर दिया, एक लेग स्लिप रखा हुआ था, लॉन्ग लेग रखा हुआ था, डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ था, एक मिड विकेट रखा हुआ था. पूरी 6-3 की फील्ड थी, 6 फील्डर्स लेग साइड पर थे. बट गिल डज नॉट केयर अबाउट इट बिकॉज उसको बड़ा नेचुरली खेलना आता है वो शॉट. तो जैसी स्ट्राइक रोटेट हो जा रही है, दूसरे एंड से ये प्लान फेल करने लग जाता है. एंड बिकॉज जयसवाल के लिए आपने पूरी सेटअप इस तरीके पे कर रखी है, अगर एक भी बॉल, विच इज वेयर द रस्टीनेस कम्स इन, बॉलर्स का प्लान ऑन पॉइंट था लेकिन एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट नहीं था. जरा सी बॉल की लाइन जो है वो ऑस्टम की तरफ गई तो सिंगल निकल आएगा. तो वो प्लान तब काम करता है जब फर्स्टली यूर डिसिप्लिन्ड इनफ, आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, सेकेंडली दोनों एंड से बैटर्स को प्रॉब्लम भी हो रही है. तो एक बैटर को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. हाँ, एक तो पुल के इतने ज्यादा शॉट्स मारे हैं गिल ने इस पूरी इनिंग्स में. एंड मतलब वही जो चीज मैंने नोटिस करी, क्योंकि रोहित शर्मा के पुल सब देखते हुए बड़े हुए हैं, एंड जब भी वो पुल मारते हैं मोरलेस हमेशा छक्का ही जाता है. हाँ. क्योंकि वो फेस ऑफ द बैट थोड़ा ऊपर मारता है. हाँ, वैसे टाइप का ही मारते हैं वो. पर गिल का इतना एक तो उसका थोड़ा बैटिंग स्टाइल भी ऐसा है कि वो पूरा फॉलो थ्रू नहीं करता अपने बैटिंग के. जब भी वो ड्राइव मारते तो भी फॉलो थ्रू नहीं आता. उसमें भी वो जब भी वो मारता है पुल तो इतना कंट्रोल्ड शॉट लगता है उसको, एंड हमेशा वो नीचे जाती है कि आउट होने का चांस ही नहीं है, कैच आउट हो ही नहीं सकता. रोहित शर्मा के साथ हमेशा जस्ट बिकॉज ही इज सच अ गुड पुलर ऑफ द बॉल, दैट इज वाई वो 100 जाता है. बट अगर कोई और वैसा ट्राई करेगा पुल मारने का तो मोर देन नॉट वो शायद आउट ही होगा अल्टीमेटली. हाँ, तो ये फर्क है जयसवाल और गिल में भी कि जयसवाल प्लेज रियली वेल थ्रू दी ऑफ साइड. उनका जो स्टांस जिस तरीके से, उनका फ्रंट फुट का जो फॉरवर्ड प्रेस होता है, इट पोजिशंस हिम इन अ वे जहाँ पे वो ऑफ स्टंप पे ही ओपन्स अप अ लॉट ऑफ रेंजेस ऑफ शॉट. बट जैसे बॉल बॉडी लाइन पे आएगी तो फिर थोड़ी सी बॉल स्टक होती है, बॉडी ओपन अप होने में टाइम लेती है. तो ऐसा कि तुम्हें याद हो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने एक चौका मारा था पुल का, ऐसे आंखें नीचे थी और ऐसे ही मार दिया था एक. हाँ. तो क्योंकि बॉडी ओपन अप होने का टाइम नहीं ले पाती. ऑन द अदर हैंड गिल का जो स्टांस है, इट इज मोर बैलेंस्ड टुवर्ड्स द वी
ज़्यादा हिप पोजीशन ज़्यादा नॉर्मल है उनकी। वन सेकेंड, ये सारी चीज़ें वो 2014 के पॉडकास्ट में विराट कोहली के साथ भी हुई हैं। ओके, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, इसलिए मेरे दिमाग में सब नोशंस भी, मुझे टर्म्स भी याद हैं। तो ओपन अप बड़ा अच्छे से होते हैं। खैर वो दूसरी बात है। जिस तरीके से उन्होंने 100 मारी है, तो आई थिंक शुभमन गिल ने फर्स्टली सबको चुप कर दिया। अभी वील टॉक मोर अबाउट गिल एंड पंत, जिनको PR बॉयज बोला जाता है, इन्होंने किस तरीके से सबकी बोलती बंद करी है। बट जायसवाल ऑल्सो यार, ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दिए, यहाँ 100 मार दिए पहले टेस्ट में। साउथ अफ्रीका इज दी ओनली सीरीज जहाँ पे वो 2 टेस्ट मैचेस सीरीज थी, जहाँ पे वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। दैट वाज वेरी अर्ली इनटू हिज करियर, बट द वे ही इज प्रोग्रेसिंग राइट नाउ, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर। आई थिंक पॉइंट ये है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उनसे 100 आएगी, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टिंग भी थी इस पूरे मैच से पहले वो यही थी कि अच्छा बाकी सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं, जायसवाल कुछ खास अच्छा नहीं किया अभी मैचेस जो इंटर स्क्वाड ले लो आप, या फिर इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट आप मैच ले लो, सबको लग रहा था कि बहुत फास्ट खेल रहे हैं, वो T20 मोड से बाहर ही निकल पाए अभी तक। शायद उनको 1-2 टेस्ट मैचेस लग जाएंगे बिफोर ही गेट्स इनटू द ग्रूव, कि आपको टेस्ट मैचेस वापस कैसे खेलने हैं, एंड वंस ही गेट्स इनटू दैट उसके बाद तो हम जानते हैं कैसा खेल सकते हैं। बट आते ही KL राहुल 100 नहीं मार पाए अपनी पहली इनिंग्स में, पर जायसवाल ने मार दी। तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो जितने भी लोगों ने हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट ने भी आके कहा है, एंड जितने भी लोग इन्वॉल्व थे राजस्थान रॉयल्स के साथ, उनने भी ये चीज़ देखी है कि क्या वर्क है क्या उस आदमी का, कितनी जल्दी वो काम करता है उस चीज़ पे। तो जेन्युइनली देख के लगता है कि जितने भी लोग कहते हैं कि ही विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडियन क्रिकेट, आगे जाके राइट पाथ पे है इस टाइम पे वो एकदम जायसवाल अपने। बस जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने कमिट करा है ना, क्योंकि इंग्लैंड बीच में ट्राई कर रहा था बॉडी लाइन का ट्रैप उनको क्रिएट करने का, बट जो क्लैरिटी ऑफ थॉट उनके अंदर भी दिखती है कि जो मेरे रेडार में बॉल है उसको मैं मारने जाऊंगा। तुम याद हो तो एक बार उनको वो उंगलियों में फोरम में क्रैम्प भी आने लग गया था उस टाइम पर, जो 100 मारी थी, बट ही बैटल्ड थ्रू इट एंड ब्रिलियंट 100 यार। मतलब जहाँ पे वो बंदा जा रहा है 100 मार के दिखा रहा है, बट वंस ही गेट्स आउट, बड़ी अच्छी बॉल थी। आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म है स्क्रैम्बल्ड सीम, वॉबली सीम वाला, ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो स्ट्रोक्स से स्क्रैम्बल सीम बॉल आती है, राउंड द विकेट एंगल आपका अंदर आता है, एंगल मेक्स यू कमिट टू द बॉल, एंड वहां से बॉल स्ट्रेट अप हो जाती है, बोल्ड हो जाते हैं वो। ग्रेट बॉल। बट उसके बाद जब पंत आते हैं, पंत ने भी भाई जो बैटिंग करी है, शुभमन गिल एंड पंत ने जो साथ में बैटिंग करके दिखाई है, पंत इज दैट गाय जो कि वंस अगेन जब वो टिकते हैं तो गेम पूरा वन साइडेड कर देते हैं इंडिया के तरफ। हाँ, एंड आई थिंक पंत की भी बैटिंग इस पूरे टेस्ट मैचेस में वो भी मतलब एक वो कंसिस्टेंट पेस से आती रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत टाइम तक आपको देखने में लग रहा है कि अच्छा वो रुके ही हुए हैं उसी नंबर्स पे, 70s में ही है, 80s में ही है, लगातार वो बैट चलता रहता है उनका। एंड वंस ही गेट्स हिज 100 उसके बाद वो गेम थोड़ा और फास्ट करने का ट्राई करते हैं। एंड इसके चलते भी सेकंड डे पे मुझे याद है कि स्टोक्स ने ट्राई करा था भाई, मतलब ही वाज वेरी एग्रेसिव विद द सेटअप्स, एंड वो अलग अलग चीजें कर रहे थे, ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन, बिकॉज इंडिया के 350 रन हो गए थे, 3 विकेट गिरे थे। शुभमन गिल का मुझे याद है अर्ली इनटू द डे, बिकॉज आपकी आंखें और आपकी बॉडी मूवमेंट इतना सेट नहीं हुए होते उस टाइम पर, तो वो जो होता ना ड्राइव का सेटअप करने का ट्राई कर रहे थे। एक शॉर्ट मिड ऑफ रखा हुआ था पिच के जस्ट बगल में, शॉर्ट कवर्स रखा हुआ था, एक कवर पॉइंट रखा हुआ था और एक एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ था। तो 3-4 फील्डर्स लगातार आपको ऐसे एक आर्क में दिख रहे थे मुंह के सामने, और वो था कि आप ड्राइव कराओ उससे, कि कहीं एक बॉल थोड़ी सी स्टिक करेगी एंड वो ड्राइव हवा में जाएगी एंड कैच आउट हो जाएंगे। बट गिल ने बड़ी अच्छी तरीके से टैकल करा उसको। ऋषभ पंत के लिए भी वो लेग स्टेप वाला टैक्टिक ट्राई कर रहे थे कभी कभी, तो वो बार बार अपनी टांग पे बॉल ले रहे थे, खा रहे थे। बट जिस तरीके से फिर शोएब बशीर भी आते हैं, उनको भी जिस तरीके से डोमिनेट करा है, इट लुक्ड एफर्टलेस। ऐसा लग नहीं आता कि इंडिया को ट्रबल होने वाली है। एंड जो लोग पाटा विकेट करते रहते हैं भाई, मुझे लगता है लोग पहली बार इंग्लैंड में देख रहे हैं, बिकॉज ऐसी विकेट्स मिलती हैं आपको इंग्लैंड में। मतलब हेडिंगली में बहुत टाइम बाद हुआ है, लेकिन जब भी 4-5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, 2014 वाली सीरीज में भी कम से कम 4-5 में से 3 पिचेस ऐसी थी, अगर आप देख लोगे उस टाइम पे 500 रन बने। 2014 की BGT में जिसमें विराट कोहली को कप्तानी मिली थी, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट सीरीज फॉर विराट कोहली। जो लोग गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विराट कोहली का जो उन्होंने डेब्यू में मारी थी 100, वो सीरीज पिछले 20 सालों में मोस्ट पाटा विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज रही है। मोस्ट पाटा विकेट्स वाली। स्कोर ये जो पाटा विकेट्स का कम होना स्टार्ट हुआ है इन टेस्ट मैचेस, ये बाद में ही तो हुआ है उसके। मतलब 14 के टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया में भी रन बन रहे हैं भाई, और इंग्लैंड में भी रन बन रहे हैं। उसके बाद जब वो WTC का इंट्रोडक्शन होता है, पीपल वांट की रिजल्ट्स आ पाए, उसके बाद से पिचेस चेंज होनी स्टार्ट हुई। तब तक विराट कोहली अपनी पीक पर थे ना। हाँ, विराट कोहली से तो कंपेयर कर ही नहीं रहा मैं। जो भी लोग विराट कोहली का लेके आ जाएंगे कि हर चीज में तो आपको गिल को उससे ही कंपेयर करना है, मतलब अभी वो बंदा कप्तानी भी, चलो अभी सवाल उठेंगे ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट मैच था उनका, बट लोगों ने तुरंत कंपैरिजन किससे लगाया, नहीं विराट भाई होते तो क्या होता। अरे यार मतलब जीने दो लड़के को यार, अभी वो करने आया,
आप जबरदस्ती में उसके पीछे पड़े। क्या विराट कोहली का जब पहला आईसीसी इवेंट था तो हम लोग क्या कह रहे थे कि धोनी ने तो 3 ट्रॉफी जिताई है, आपने अभी तक क्यों नहीं जिता के? 19 के बाद सवाल आने शुरू हुए थे। तो एक टेस्ट मैच के बाद लोग इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। बट खैर जो 100 थी अल्टीमेटली जब आउट होना शुरू होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है? वो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स से टॉप पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज शोएब बशीर पे आई थिंक शुभमन गिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड रियलाइज्ड कि हमारे 400-450 रन होने वाले हैं, एंड हम लोग, मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है हमें 600 तो करने चाहिए थे एंड इनिंग्स डिफीट के लिए जाना चाहिए था पर्सनली। बट शुभमन गिल थॉट उस टाइम पे कि पिच वेल सेटल्ड है, हम लोग वेल सेटल्ड है, थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलने जाते हैं एंड स्टेप आउट करके परहैप्स ही वाज थिंकिंग मैं शोएब बशीर को छक्का मार के दिखाऊंगा, बट बॉल थोड़ी खिंची रह जाती है, डज नॉट रीच द टिप ऑफ द बॉल, इसलिए बॉल कनेक्ट नहीं होती एंड गेट्स कॉट एट द डीप स्क्वायर। डी स्क्वायर लेग थे, डीप मिड विकेट थे, डी स्क्वायर लेग थे आई थिंक। जब वो विकेट गिरता है, पंत सून आफ्टर ऑल्सो गेट्स 100 एंड जो हम लोग को एक फॉल देखने को मिलता है वहां से, करुण नायर आते हैं जब 0 पे आउट हो जाते हैं, 1 सेकंड वो ड्राइव वाले सेटअप पे आउट हो गए, जिसपे गिल आउट नहीं, पर वो जेन्युइनली देख के इट वाज एन अगली सेटअप भाई, देख के लग रहा था कि एकदम हाथों में आपने बॉल दे दी एंड राइट थ्रू आप उसमें ही ट्रैप में फंस गए आते ही। करुण नायर का दोनों इनिंग में ऐसा देख के रहा था कि ही इज डेस्परेट टू मेक अ कमबैक, वो फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं। एंड मुझे लगता है कि लेट्स नॉट जज हिम बाय वन गेम, इट इज वेरी अनफेयर, बट वो चीज़ बहुत एविडेंट थी कि थोड़ा सा बॉडी शिवर कर रही है कि मैं जल्दी से रन्स बनाऊं थोड़े से। एंड एक जो टैग लगा हुआ है ना कि बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन है करुण नायर के साथ, डियर क्रिकेट, हाँ डियर क्रिकेट वाला, गिव मी वन मोर चांस, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनी हुई है एंड हर चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए जस्टिफाइंग हिज कमबैक एट 34 आई थिंक, इफ 33 तो वो डेस्परेशन करने की दिख रही थी। फर्स्ट इनिंग्स में चलो 0 पे आउट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टेल जिस तरीके से फॉलो ऑफ करती है, ऋषभ पंत हैड डन हिज जॉब, वो अग्रेसिवली वैसे भी खेलेंगे, चाहे पहली बॉल पे खेलूं चाहे बाद में खेलूं, तो उनके आउट होने पे मैं कोई जजमेंट पास नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे 100 मारी है बंदे ने। जडेजा, शार्दुल ठाकुर एंड द टेल, यार आपने बिल्कुल भी कितना कोलैप्स हुआ उनका, बिल्कुल भी रन 41 रन्स पे 7 विकेट गिरे थे पहली इनिंग्स में एंड गंभीर ने भी इसी चीज को आउट होने के बाद, हाँ मतलब, और ये पॉइंट ये मेरा पूरे टेस्ट मैच से ये निकल के आया है कि आपने जो पहली इनिंग्स में गलतियां करी बॉलिंग की भी और बैटिंग की भी टू सम एक्सटेंट, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ से आप सीख के अगली जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें आप उसको कुछ बेटर कर पाए, क्योंकि यही कोलैप्स हमें सेकंड इनिंग्स में भी देखने को मिला था। जो बैटर्स ऊपर परफॉर्म कर रहे थे वो पहली इनिंग्स में भी कर रहे थे, सेकंड में भी टू सम एक्सटेंट चलो करके दिखाया उन्होंने। में जो कोलैप्स है उसमें तो मुझे लगता है कि गिल और गंभीर के ऊपर भी सवाल होने चाहिए भाई। और मतलब मैं अगर वैसे ही बात करूँ ना, अगर हम लोग गिल और पंत को हटा भी दें 7 विकेट में से, क्योंकि आपको देख के लगेगा चलो उनने तो अपना काम कर दिया था तो वो आउट हो सकते हैं। करुण नायर ने 0 मारे, जडेजा ने 11 मारे, ठाकुर ने 1 मारा, 12, 15, 16 रन पे आपके जो बाकी के विकेट्स हैं वो गिरे हैं। मतलब ये ना, जैसे जडेजा की बॉल भी बड़ा अच्छे से शेप करके अंदर आई थी, शार्दुल ठाकुर तो जस्ट बिफोर टी मेरे ख्याल से आउट हो गए थे फिर रिमेंबर करेक्टली, एंड वही जॉश टंग ने आके जो है स्टोक्स के साथ पूरी निपटा दी थी टेल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिराज ने रन क्यों नहीं मारे, बुमराह ने रन क्यों नहीं मारे, लेकिन अगर आप नंबर 8 तक बैटिंग रख रहे हो, देयर हैज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई शार्दुल को तो आप क्या, अगर बॉलिंग में चलो मौका नहीं दिया, उसमें आप क्रिटिसाइज गिल को कर सकते हो या फिर गंभीर को कर सकते हो फॉर सिलेक्टिंग हिम ओवर एनीबडी एल्स, बट बैटिंग में तो आपकी खुद की बैटिंग है ना, उसमें तो जो भी ब्लेम जाएगा वो सिर्फ आप पे ही जाएगा। इवन फॉर जडेजा फॉर दैट मैटर, मतलब काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या उन्हें टेल के साथ बैटिंग करनी नहीं आती अच्छी तरीके से, या फिर ये बहुत जल्दी या फिर बहुत रिएक्शनरी है, क्या ना। अब इस पर तो मैं क्या ही कमेंट करूं भाई, मतलब देखो इंडिया की टेल इंडिया के अंदर बहुत अलग होती है, उसमें अश्विन और अक्षर पटेल भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उनके साथ तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं एंड मोस्टली वहीं पर बैटिंग करी है। बट ओवरसीज भी अगर आप देखोगे, ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स, तो ऐसे तो नहीं मैं कहूँगा कि टेल के साथ बैटिंग करनी नहीं आती, बिकॉज जिस नंबर पे और जिस सिचुएशन में बैटिंग करते हैं इनएविटेबली टेल आती ही आती है इन क्वेश्चन। एंड जडेजा अगली इनिंग में नॉट आउट थे, हाँ, तो जडेजा को अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑफ ऑल पीपल, मतलब ही इज नॉट द प्रॉब्लम, एक बार तो नॉट आउट ही थे वो, बट टेल से एज अ कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, एंड दैट इंक्लूड्स करुण नायर बाय द वे। टेल है नहीं हुआ एक्चुअली, नंबर 6 के बैटर हैं, वो सर्टिफाइड प्रॉपर बैटर है, इज नॉट एन ऑलराउंडर, बट ऐसा लग रहा था कि वहीं से कोलैप्स शुरू हो गया है, विच एक्चुअली हैपेंड। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 बहुत बड़े रीजन है इंडिया के मैच हारने के, एक तो जो टेल से कॉन्ट्रीब्यूशन था, दूसरा जो कैचेस छोड़े हमने। आप इन 2 चीज़ों को सही कर दो, हम ये मैच डोमिनेट करके जीत रहे हैं, क्लोज विन भी नहीं है मेरे ख्याल से, डोमिनेटिंग विन होगी। हर बार ना बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकलिटीज पर अगर आप जाओगे तो कई बार जो चीज़ सच्चाई आपके सामने होती है ना वो दिखती नहीं है। समटाइम्स द ट्रूथ इज वेरी सिंपल। वो 2 ही पॉइंट्स मुझे लगते हैं एट द क्रक्स ऑफ इट, अगर आप कहोगे तो जो कैचेस आपने छोड़ा अगर वो पकड़ लेते
तो इंग्लैंड के 13 नहीं बनते, एंड अगर आपने टेल से 25-30-9 बना दिए होते, हाँ। मार्जिन ऑफ विक्ट्री वुड हैव बीन ह्यूज। मतलब पहली इनिंग्स में ही आप इतना ज्यादा डोमिनेट कर देते कि सेकंड इनिंग्स में जो भी हम लोग बाकी लोग बात करेंगे कि अच्छा बुमराह है बॉलर, बट उनके साथ के बॉलर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, उस पे बॉल जाती ही नहीं। सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं जरा। बुमराह ने पहले ओवर में क्रॉली को भाई क्या आउट कराया ओवर में भाई साहब, भाई दैट लेवल ऑफ अ बॉल इज अनप्लेएबल। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता उसमें, क्या ही बोलूं। प्लस एंगल के साथ आप रिस्ट को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है बॉल अंदर आ रही है, एंड देन इट सीम्स अवे आफ्टर पिचिंग। क्या ही करोगे आप? मतलब उन्होंने फाइफर लिया एंड वो जेन्युइनली हैक वाली फीलिंग आती है भाई बुमराह के साथ, जो उनने आती जो विकेट निकाल दिया था। अभी तक हमारे सारे बैटर्स अपार्ट फ्रॉम द टेलेंडर्स सबने इतना गजब की बैटिंग करके गए हैं, 100 वो मार रहे हैं, 300 तो पहले उसमें ही आ गई हैं, और फिर जब उनके बैटर्स बैटिंग करने आते हैं उसके बाद पहली ओवर में आपने विकेट निकाल के दे दिया। तो अब जो टैलेंट का भी जो तुम बैटिंग का कह रहे हो ना, इसमें गिल की कप्तानी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा फॉर फ्यूचर, नॉट इन दिस गेम, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जो कि मैं अभी सेकंड हाफ में कवर करूंगा। वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है इट इज अबाउट कप्तान की रिस्पेक्ट कितनी है, उस लाइंस पे हम बात करेंगे। अभी करेंगे बात इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला वो। बट बुमराह ने ऑफ कोर्स ओपनर्स को निकाला, बेन डकेट को भी अल्टीमेटली वही आके अपने अगले स्पेल में निकालते हैं। एंड जो सबसे बड़ा आई थिंक एक रेड फ्लैग होने वाला है, बिकॉज देखो कैचेस आज छूटने कल पकड़ लेंगे। जायसवाल ने बहुत कैचेस छोड़े, लेकिन ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट फील्डर्स रिसेंटली, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। टेल एंडर्स ने चलो अभी नहीं मारे रन, कल को करुण नायर मार देगा रन, थोड़े से जडेजा रन मार देंगे, देयर इज स्टिल होप। बट एक जो ये नेवर एंडिंग सेकेंड और थर्ड पेसर इशू हमें दिख रहा है ना ओवरसीज इन द पास्ट 1 or 2 years, कि इफ नॉट बुमराह देन हु? सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पे सवाल आएंगे भाई। देखो सिराज का ना पिछले 1-2 सालों से तुम कितनी भी एक्सपर्ट से पूछ लो, मैं तो वो एक्स्ट्रा इनिंग्स भी देख ली, क्रिकेट लाइव सब देख लिया, हर कोई यही कह रहा होता है कि बंदे का एफर्ट पूरा है, ऐसा लगता है कि पूरे जिगरे से बॉलिंग डाल रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस इज इन माय ओपिनियन कि एक तो फर्स्टली ही गेट्स राइल्ड अप रियली इजीली। मतलब अगर बेन डकेट और जैक क्रॉली जो है वो लंच से पहले थोड़ा सा एक बार एक बॉल को डीले कर दिया ताकि एक और ओवर ना आए बुमराह का, तो उस पर सिराज गुस्सा हो जाता है। अगर जो है विकेट नहीं मिले 2-3 ओवर में, देन ही ट्राइज टू डू समथिंग एल्स। वो एक पेशेंस जो मुझे लगता है ना चाहिए होता है, वो काफी लैकिंग अभी है। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई सिराज को भी विकेट नहीं मिल रहे, बिकॉज आप एफर्ट पूरा डाल रहे हो बट उसमें डिसिप्लिन है कि नहीं है। आपने पूरे एफर्ट से एक यॉर्कर डाली, फिर पूरे एफर्ट से एक बाउंसर मारी, बट दिस इज नॉट T20। आपको एक सर्टेन लेंथ पकड़ के कंसिस्टेंटली वहाँ पे टप्पे बॉल फेंकनी पड़ेगी, एंड देन यू सेटअप। अश्विन जब सेटअप करते हैं वो कहते हैं 5-5, 6-6 ओवर का सेटअप करते हैं। तो मुझे लगता है सिराज इज ट्राइंग टू मच टू गेट अ विकेट, एंड इन द प्रोसेस मतलब बात अल्टीमेटली रिजल्ट पे आएगी उनके कि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इतनी पिटाई खाई है, लेकिन ही टुक 5 विकेट्स इन द गेम। सिराज के विकेट ही नहीं आ रहे भाई, विकेट नहीं है उनके पास। ऑल्दो प्रसिद्ध कृष्णा का मुझे वो भी लगता है भाई कि अगर आप दोनों इनिंग्स में 6-6 की इकोनॉमी से पिट रहे हो, इट इज इनएक्सक्यूजेबल बाय द वे। हाँ, मतलब इतना गंदा आप पिट रहे हो, बेसबॉल आप कितना भी खेलो, बाकी बॉलर्स तो नहीं पिट रहे, सिराज भी इस इकोनॉमी से तो नहीं पिट रहे। 6 तो मतलब रन बॉल खा रहे हो भाई हर ओवर में, आपके रन बॉल से ज्यादा, नॉट एक्सक्यूजेबल। तो कितने भी आप विकेट ले लो, कभी ना कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कि भाई एक्चुअली में आप रन कितने पड़वा रहे हो, वो भी तो आप देखो। इतने ईजी की हो रहा है बैट्समैन को आपके लिए खेलना। पर मुझे सिराज का स्पेसिफिकली लगता है, पहली बात तो ये पेशेंस वाली बात तो फॉर श्योर है, एंड द बैड थिंग इज कि चीज़ हमें अक्रॉस फॉर्मेट्स देखने को मिली है। मतलब T20s में भी गेट्स राइल्ड अप वेरी वेरी इजीली। आप टेस्ट की बात कर लो, वो तो हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है। टेस्ट में तो भाई बॉलिंग अभी तक हम लोग सोचते आ रहे थे कि चलो इंग्लैंड की काफ़ी वीक है, इंडिया का काफ़ी तगड़ी बॉलिंग लग रहा था भाई। इंग्लैंड ने, अगर आप कायदे से एक ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की तरह बात करोगे तो शायद इंग्लैंड ने बेटर परफॉर्म करा है एज अ बॉलिंग। कह रहे हैं कि आर्चर और वुड भी वापस सेकंड टेस्ट मैच के लिए शायद वापस आ जाएंगे। सेकंड तो नहीं पता, लेकिन टुवर्ड्स द 5th तो आ ही जाएंगे मोस्ट लाइकली भाई। तो फिर तो और ज्यादा खराब है मतलब। और ये बात अब टाइम हो गया भाई कि बुमराह है और बाकी पेसर्स कहाँ है, ये काफ़ी टाइम सब चीज़ चलती आ रही है। इट्स नॉट लाइक कि अभी 1-2 टेस्ट मैचेस पहले चीज़ स्टार्ट हुई है। एंड सिराज का वही बाबर हम लोग कहते हैं, द लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि उनका वो स्ट्रिंग ऑफ गेम्स आए थे जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, दैट वाज 2023 एशिया कप। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप में एग्जैक्टली वैसा नहीं निकल के आ पाया, उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप में भी वैसा नहीं निकल के आ पाया। 2 साल होने वाले हैं। यस, नेवर बीन द सेम उसके बाद से। तो कब तक वो चीज़ फॉर्म चलती रहेगी? अभी तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप भी कर दिया गया था, उसके बाद सबको लगा था अब रिडेम्पशन होने वाला है, अब होने वाला है। एंड सिराज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि अभी तो बुमराह है बट 2 टेस्ट मैचेस में बुमराह नहीं होंगे, तब वही लीड करने वाले हैं एज द सीनियर मोस्ट प्लेयर।
वेरी ट्रू। एंड प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, देखो एक चीज जो कि मैं उनके डिफेंस में सोच सकता हूँ, एक तो पहली बात, ही इज नेचुरली अ हिट द डेक बॉलर, ये सबको पता है, विच इज व्हाई आई थॉट कि अर्शदीप को खेलना चाहिए था मैच से पहले, मैंने बोला था। बट इन हिज डिफेंस देखो, जैसे कई लोग को पॉपुलरली पता है कि लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है उसमें एक स्लोप है, अक्रॉस द पिच जाता है, वो यहाँ पर भी एक्चुअली में टिल्ट है, और वो डाउनहिल टिल्ट है। मतलब अगर पिच जो है वो ऐसे है तो ऐसे जा रहा है स्लोप, अच्छा, लॉर्ड्स में अक्रॉस जाता है। हाँ, अच्छा। तो एक जगह ऐसे होते है कि मैं इस एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब भाग रहा हूँ तो मैं डाउनहिल भाग रहा हूँ, और इस एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं अपहिल भाग रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऐसी फीलिंग है। तो क्या होता है ना कि जब आप डाउनहिल भाग रहे होते हो, तो आप जब बॉल डालने वाले होते हो, डिलीवरी स्ट्राइड जो होता है वो एक्सपेक्टेड से पहले गिर जाता है, और आपकी बॉल्स हाथ से पहले रिलीज हो जाती है, इसलिए एक्शन जल्दी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट फर्क है, लेकिन ये मैंने वहाँ पे जो लोग खेले उनके अकाउंट से ही सुना है। तो बॉल ऊपर पिच करना ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज बॉल रिलीज जल्दी हो रही है। बॉल को जितना लेट रिलीज करोगे उतने बाउंसर के लिए आप डालोगे। अपहिल जब आप जा रहे होते हो तो आपका पैर जैसे स्टेप करता है, उसके चलते आपके बायोमैकेनिक्स होते हैं कि आप बॉल को पटकते ज़्यादा हो। ओके, तो बिकॉज डाउनहिल वाले एंड से आपको विकेट लेने का ज़्यादा चांस है, स्विंग को वेल करने का ज़्यादा चांस है, हमेशा वो एंड की प्रेफरेंस बुमराह और सिराज को दी जा रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने मोस्टली इधर से ही बॉलिंग करी है, अपहिल वाले एंड से बॉलिंग करी है, तो वो भी चीज़ थी जो उनको फेवर नहीं मिला था इतना। बट रिगार्डलेस आई थिंक दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, बिकॉज उन्होंने फोर्थ इनिंग में जब ऊपर बॉल डाली तो उनको 2 विकेट भी मिले थे, उसकी बात करेंगे अभी। प्रसिद्ध कृष्णा का ऐसा लग रहा था कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गिल रियलाइज्ड कि इनसे ऊपर बॉल डली नहीं रही है, तो मैं छोटी बॉल का ही सेटअप ट्राई करता हूँ, फेल्ट लाइक दैट। एज फार एज बुमराह इज कंसर्न्ड, उन्होंने ऑलमोस्ट कितने तो लोगों को निकाल दिया था, बट कैचेस बहुत छूट रहे थे। रूट को अल्टीमेटली आउट करते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप था, गली खड़ी हुई थी, गली को हटा के थर्ड स्टेप पे लाया था शुभमन गिल ने। बेसिकली रूट के दिमाग में ये एक डाउट डालने के लिए कि मैंने गैप खाली कर दिया पॉइंट और स्लिप के बीच में, वहाँ यहाँ पे स्टीयर करने का बॉल को, वही करने गए थे और स्लिप पे कैच हो गए थे। दैट वाज अ शो ऑफ गुड कैप्टेंसी ऑल्सो। अब शुभमन गिल की कप्तानी ओवरऑल में थोड़ी डिफेंसिव भी लगी, उसकी बात करेंगे, बट जो अच्छे पॉइंट्स है ना वो लोग देखते रहेंगे। शार्दुल ठाकुर का बहुत लिमिटेड यूजेज हुआ है, बट ऑनेस्टली आप मुझे बताओ, जब शार्दुल ठाकुर ने बॉलिंग करी है, क्या वो लग रहे थे कि वो बॉलिंग करना डिजर्व करते हैं अभी? मतलब 6 ओवर डाले थे उन्होंने पहली इनिंग्स में यार, ही वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। इनफैक्ट एक टाइम था जब संजय मांजरेकर ने कमेंट्री में कहा था कि इट इज अ ग्रेट मूव बाय शुभमन गिल कि आप इस टाइम पे बॉलिंग लेके आ रहे हो जब बॉल थोड़ी मूव हो रही थी, हवा चल रही, तो उस टाइम पे सिराज की जगह पे आप शार्दुल को बॉलिंग लेकर आए थे, डोंट डू एनीथिंग। तो ऐसे में एज अ कैप्टन टेंडेंसी होगी ना कि अभी मैं विकेट लेने जाऊँ। गंभीर ने भी यही चीज़ बोली है, जब उनसे ये चीज़ सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जब आप कप्तान का एक वो होता है, इंस्टिंक्ट होता है, हाँ। और आपको देखने को मिल रहा था कि जडेजा जो है अच्छा कंटेन कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि अभी शार्दुल को नहीं लाया जा सकता बीच में, तो मे बी हो सकता है रीज़न हो। बट एक वो मतलब क्या कैसे जज करोगे? देयर इज अ स्टार्ट कि शार्दुल ठाकुर इन टेस्ट मैचेस पर इनिंग्स उनका एवरेज नंबर ऑफ ओवर्स होता है वो 13 होता है, आपने 13 मतलब आधे से भी कम उनसे बॉलिंग करवाई है, वो भी एक दूसरा साइड है। हाँ, तो ये कैसे जज देखने का मैं आई लीन मोर टुवर्ड्स द पर्सपेक्टिव कि अगर एज अ कैप्टन मैं बॉल दे रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि इतना कुछ नहीं हो रहा अभी बॉल से, तो आई विल वांट टू मूव टू अ बॉलर हु कैन गिव मी अ विकेट ना। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ क्या, दैट बॉलर टर्न आउट टू बी प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि खुद 6 की में से हाँ। बट आई थिंक जो सवाल है वो स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि या तो आपके पास पीछे तोप बैठी हुई होंगी कि अच्छा बुमराह नहीं है तो हमारे पास शामी है जो कि प्रॉपर स्विंग करा के आपको विकेट देंगे, या फॉर दैट मैटर चलो अगर अर्शदीप अच्छा परफॉर्म करते तो अर्शदीप है आपके पास, सिराज से विकेट आ नहीं रहे, प्रसिद्ध कृष्णा तो विकेट भी नहीं उस टाइम पे आ रहे थे और रन भी बहुत तगड़े खा रहे थे वो, तो एग्जैक्टली तो आपके पास तोप भी नहीं बैठी हुई थी कि आप उनको ट्राई नहीं करा सकते। प्लस एज अ कैप्टन अगर आप शार्दुल से उतनी बॉलिंग नहीं करा रहे तो क्या आप उनको ये चीज़ समझा रहे हो, उनके कंधे पे हाथ डाल के उनको समझा रहे हो कि भाई अभी देख अभी ये सिचुएशन है। ये हमें तब पता चलेगा जब शार्दुल ठाकुर अपनी ऑटोबायोग्राफी निकालेंगे, उससे पहले तो पता नहीं चलने वाला है। बट इवेंचुअली जब ये टॉप ऑर्डर हमारा आउट होना शुरू होता है, रूट डिसइंटीग्रेट होते हैं, हैरी ब्रुक को मुझे याद है वो सेकंड डे के लास्ट ओवर में जब बुमराह ने रुला दिया था बाउंसर मार के, वो नो बॉल निकल आती है अल्टीमेटली। लास्ट बॉल भी जो मारी थी कान के बगल में से, भाई साहब, पर वो कैच भी तो तगड़ा पकड़ा था भाई, सिराज ने आउट ऑफ ऑल पीपल, और उसमें फिर वो नो बॉल निकल जाती है। बट आई थिंक भाई वो दिन देख के इतना ज्यादा इट वाज जेन्युइनली सैड, क्योंकि जिस टाइप के कैचेस हम लोगों ने छोड़े थे, वी कुड हैव किल्ड द गेम इन द सेकंड डे इटसेल्फ। हाँ, मतलब एक होता है ना कि आपका गेम ऐसा नहीं है कि आपने एकदम ही लुटा दिया गेम, बट उसके बाद भी जब आप एंड में जा रहे हो वापस अपने टनल में, तो आपको एक हारे हुए प्लेयर्स की तरह फीलिंग आएगी। बस पता है ऐसे में अब वो भी बात आती है एज अ कैप्टन भी, अगर योर जॉब अलॉन्ग साइड विद योर बॉलर्स इज कि आप चांसेस क्रिएट करके दो। अब उसमें कोई इंडिविजुअल कैच छोड़ रहा है तो उसमें कप्तान क्या करेगा? हाँ, ट्रू नहीं, ये बात तो है ही। मतलब शुभमन गिल की कप्तानी पे जो लोग
आउट एंड आउट पीछे पड़े हुए हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा, अब जायसवाल ने अगर 4-5 कैचेस छोड़े हैं, इस टोटल पूरे हमने टेस्ट मैच में 6-7 कैचेस छोड़े हैं भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी इसको हम लोग वही सेकंड हाफ में कवर करेंगे। ये कोई लोगों को ना इंटरनेट पे मोस्टली बोलकर देगा नहीं, क्योंकि अभी पॉपुलर सेंटिमेंट अगेंस्ट है, व्यूज चाहिए इन लोगों को। बट शुभमन गिल की कप्तानी में देयर आर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स फ्रॉम दिस गेम। अच्छा, 100%। देयर आर, कंसिडरिंग इट इज हिज फर्स्ट टेस्ट मैच, और किस ट्रांजिशन में आप रहे हो, कॉन्टेक्स्ट लेना जरूरी है। एक वैक्यूम में आप नहीं सोच सकते हो। इन the context of the situation Indian cricket team is going through right now, there are more positives than negatives for sure. Negatives भी हैं दो, और उनके ऊपर भी emphasis करना जरूरी है। नेक्स्ट डे हैरी ब्रुक मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, 99 मारते हैं, एंड जिस तरीके से उन्होंने पिटाई करी है सिराज की भी एंड प्रसिद्ध कृष्णा की, इट वॉज हर्टिंग अस अ लॉट, बिकॉज तब इट जनरली फेल्ट एज इफ बुमराह अगर आएंगे तो ही विकेट गिर सकता है, वरना कोई विकेट नहीं करने वाला। जडेजा का रोल ज्यादा होने वाला था नहीं पहली इनिंग में। अल्टीमेटली प्रसिद्ध कृष्णा को वो डबल डाउन कराया गया बाउंसर वाले ट्रैप पे, एंड वहीं पे वो दोनों जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक सरप्राइजिंगली आउट भी हो जाते हैं। एंड जब वो टेल रैप अप होती है इवेंचुअली, सिर्फ 6 रन का फर्क रह गया था। अब यहाँ पर जब हम थर्ड इनिंग्स में आते हैं, 90 for 2 थे हम स्टंप्स पर थर्ड डे के एंड पर। जायसवाल, वंस अगेन इट वाज अ ब्रिलियंट बॉल बाय ब्रैडन कास इन माय ओपिनियन। बॉल जो है वो एंगल्ड इन एंड देन बाहर सीम अवे कर जाती है। कुड नॉट हैव डन मच, बट वही है कि ऑफ कोर्स एज ही गेन्स मोर एक्सपीरियंस, टेक्निकली अब ज्यादा साउंड हो गया वहाँ पे, आई एम श्योर। साई सुदर्शन और केएल राहुल जब बैटिंग कर रहे थे उस दिन पे, आई थिंक साई सुदर्शन इवेंचुअली सेटल होना शुरू हो गए थे। हाँ, गलत टाइम पे आउट हो गए, वरना हो सकता था कि वो एक अच्छा कन्वर्ट कर सकते थे। तो उनके भी दिमाग के साथ स्टोक्स खेले थे भाई। स्टोक्स बड़ी चालू चीज है। स्टोक्स ने देखा कि पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ, डेब्यू था बंदे का। अब इसको पता है कि अगर मैं फ्लिक करने जाऊंगा और मैं दोबारा आउट हो गया तो मुझे बहुत गाली पड़ेगी, तो अब मैं डालूंगा ही इसको सारी बॉलें टांग पर, लेग स्लिप रख लूंगा, एक शॉर्ट मीडियम रख लूंगा, बोलूंगा अब तू मार ग्लांस या फिक मार, कब तक मारेगा, अगर आउट हो गया तो गाली तेरे को पड़ेगी। आई थिंक वो मेंटल प्ले था साई सुदर्शन के साथ, विच इज वाई मोस्ट ऑफ हिज बाउंड्रीज हैव कम इन द रीजन ऑफ पॉइंट एंड बैकवर्ड पॉइंट। जो बैट का पूरा फेस खोल भी नहीं रहे थे। ही वॉज वेरी कॉशियस इन दैट सेंस। इवेंचुअली फ्लिक करते हुए ही फिर आउट भी होते हैं, बिकॉज वो रिलेंटलेसली उस लाइन को पढ़ के डाल रहे थे, एंड स्मार्ट प्ले बाय इंग्लैंड वहाँ पे मैं कहूँगा तो। और प्लस मतलब आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते ना साई सुदर्शन को, ये पहला टेस्ट मैच ऑफ कोर्स यार, मतलब वो तो मतलब आई थिंक जो लोग पहले से ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि शुड ही बी द वन हु इज स्टार्टिंग इन द प्लेइंग 11, शायद वो अपना पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज 39 समथिंग की है। 39 में कहाँ ही आपको मिलता है भाई चांस खेलने का। मनु ईश्वरन वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब अगर वो आप उन कैंप में से जो कि स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे ये, तो शायद आपका पॉइंट वैलिडेट हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट दैट ही वॉज सिलेक्टेड, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट दैट ही वॉज चोजन टू स्टार्ट इन द प्लेइंग 11। तो गिवन कि उनका पहला टेस्ट मैच था, इंग्लैंड में आ रहा है, स्टोक्स आपके साथ ऐसे टाइप के गेम्स खेल रहे हैं, आई थिंक ही डिड डिसेंटली वेल। बट जो नेक्स्ट डे पे केएल राहुल और ऋषभ पंत ने करके दिखाया, शुभमन गिल वंस अगेन भाई, आई थिंक इट वाज थोड़ा अनलकी भी थे। ब्राइडन कास्ट ने बेसिकली जो बॉल जिस बॉल पे आउट हुए हैं पहले दिन, चौथे दिन के पहले ओवर में आउट हो गए थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बोलते इसको कट करने जा रहे थे। कट करने क्यों जा रहे थे? बॉल का जो सीम अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्लिप की तरफ था, विच मीन्स कि बॉल को पढ़ के सीम अवे होना चाहिए था, विकेट से दूर जाना चाहिए था, तो बैट पे बड़े अच्छे से आती है बॉल। वो क्रैक पे लैंड करी थी, एंड वो बॉल पढ़ के अंदर आ गई थी, इसलिए इनर एज लग गया एंड वो प्ले डाउन हो गए। इस बार जब वो आउट हुए थे उसके बाद वो पिच की तरफ देख भी रहे थे जाते वक्त कि किस क्रैक पे पड़ा, ताकि मैं बैटर को जो आएगा उसको बता दूं कि यहाँ पे चीज हो। पर एक अच्छा मौका था भाई उनके पास भी वो करने का, जो कि he was looking solid once again। विराट कोहली ने जो करा था 2014 में कि 200 ट्विन हंड्रेड्स उनने मार दी, ऋषभ पंत ने मारी है, बट शायद शुभमन गिल भी कर सकते थे इस मैच में। एंड फिर भाई केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है यार, इतनी सॉलिड, इतनी चांसलेस। एक वो चांस मुझे याद है जब मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक ने छोड़ा था, वो गली पे खड़े हुए थे, एक नथिंग शॉट मारा था केएल राहुल ने, लीव कर रहे हूँ या फिर मारूं, वो सोचते सोचते एंड में जरा सा बैट छूट गया था। पीपल हैव फाउंड अ वे टू क्रिटिसाइज दिस इनिंग्स एज वेल। केएल राहुल ने मारी है। हाँ। क्यों? लोग कह रहे हैं कि जब आपको टारगेट सेट करना था तो आप थोड़ा फास्ट खेल सकते थे। नहीं, चलो इसकी बात करेंगे, ये चीज सच है फॉर अदर प्लेयर्स। ये जब वो टी के बाद वाली बात आई थी तब उसकी बात करेंगे। आई थिंक केएल राहुल बैटेड मैग्निफिसेंटली, बहुत सुंदर बैटिंग करी है, इतना इन कंट्रोल, उनकी ड्राइव्स देख के बहुत मजा आया। फाइनली ऐसा लग रहा है भाई कि जो एक्सपेक्टेशन थी, होपफुली, हालांकि सेना टेस्ट के हमेशा स्टार्ट ऐसा ही होता है, पहला मैच में तो ऐसे ही करते हैं वो, बट होपफुली वो ऐसा करके दिखाएंगे कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द सीरीज। एंड ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है भाई, ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है ऋषभ पंत ही कर सकता है। वो तो मतलब जो उनका रिएक्शन था केएल राहुल का, जो शायद पहली इनिंग्स वाले के बाद आया था, जब वो हाथ जोड़ रहे थे,
प्लस उनके बाद भी उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे या फिर जब जो पैनलिस्ट होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, उनने भी ऐसे ही कहा था कि क्या जब ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी आपके सामने खेल रहा होता है तो आपकी जॉब ईजियर होती है या फिर आपकी जॉब मुश्किल हो जाती है? तो उनने वैसे ही जवाब दिया था कि भाई ऐसा टाइप के शॉट्स, ऐसा टाइप का तरीका वो सिर्फ वो ऋषभ पंत ही कर सकता है। प्लस उनने खुद भी बोला यार कि जैसी सीरीज उनकी गई थी BGT, देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन हिज बैटिंग जो कि उन पे ओवरकम करना पड़ा उनको, उसके बाद उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट यहाँ पे करके दिखाया। नहीं अपना ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज वाई पूरा वो सुनील गावस्कर का स्टूपिड से सुपर्ब निकल के आया। सो मेल जो स्टैंड आउट चीज रही हुई थी 4th डे के फर्स्ट सेशन में जब गिल आउट हुए थे, एक्चुअली में बहुत कॉशियस थी इंडिया, 60-70 रन ही मारे थे सिर्फ। एंड पंत का उस टाइम पे अगर तुम देखो स्टंप माइक पे कैच हुआ था वो ना, क्योंकि हवा चल रही थी पीछे की तरफ, तो वो बैठ के बार बार स्कूप मारने का ट्राई कर रहे थे। जो खुद से बात कर रहे थे ना वो, फिर वो खुद को बात करते हैं कि जबरदस्ती विंड के चक्कर में मैं मारने जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, सीधे भी रन आ जाएंगे। और जब उसने वो खुद से बोला ना, उसके बाद से वो बंदा उस पूरे सेशन में एक गलत शॉट नहीं खेला। दिस इज टेस्ट क्रिकेट भाई। हाँ, 100%। पूरा अपने आप को बार बार फोकस कराना, ये आपको और फॉर्मेट्स में देखने को नहीं मिलेगा जब आप बैटिंग कर रहे हो और आपको पता है ये आपका, क्योंकि ऋषभ पंत का रिफ्लेक्स शॉट होता है भाई ये, कि कुछ ना कुछ ऊपर करके मारना। सचिन ने ट्वीट करा था कि लोग कह रहे हैं कि वो गिर के मार देते हैं, ये ऑन पर्पस होता है। लोगों को लगता है कि वो गलती से गिर जाते हैं, बट ही इज वेरी स्मार्ट। अच्छा, ओके। He does it on purpose because उसको पता है जब वो बॉल, when you know that you're going to fall, तो बॉल के अंडरनीथ आने की कोई वो नहीं है, मिसहैप होने का कोई चांस नहीं है। You 100% get underneath the ball and get the elevation. तो he does it on purpose. और अच्छा ट्विटर सचिन का वो भी। बट हाँ, मतलब वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करा, आई थिंक दैट इज द स्टैंड आउट पॉइंट अबाउट ऋषभ पंत, which I think officially he is now the greatest Indian wicketkeeper in history of लोग एशिया का भी कह सकते हैं भाई। He was the first Asian to score twin centuries in Sena countries. नहीं, so लोग कह रहे हैं कि संगकारा का नाम आता है, बट संगकारा का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उन्होंने some 40 टेस्ट मैचेस एज अ विकेट कीपर बैटर ही खेले, उसमें उनके कुछ 3,300 रन ही है एट एन एवरेज ऑफ 40। बाकी जो उनका मेन 12-13 हजार रन है वो एज अ बैटर प्राइमरीली है, नॉट केप्ट इन दोज गेम्स। तो एज अ विकेट कीपर बैटर इट इज अ केस कि ऋषभ पंत ऑलरेडी बन चुके हैं, इज द ग्रेटेस्ट, आई डोंट नो एशियन विकेट कीपर, बट इंडिया से धोनी से तो बहुत आगे निकल गए। कोई आई थिंक कोई सवाल ही नहीं है। कप्तानी कोई बात नहीं कर रहा, हाँ, बट एज अ विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर भी कोई बात नहीं कर रहा। एज अ विकेट कीपिंग बैटर अगर आप दोनों चीजों को ले आते हो तो ऋषभ पंत बहुत आगे है MS धोनी से। भाई उस बंदे की 800 हो गई है। हाँ, 800 उसके साथ कुछ 90s में आउट हुआ है वो, और प्लस आई थिंक कुछ 8 में से 5 या 600 बाहर आई हैं। घर पे शायद 2-3 ही आई हैं शायद अभी तक। अभी 99 पे आउट होते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना। प्लस भाई इंजरी के बाद से, एक्सीडेंट के बाद से आके उसने कितनी 100 मार दी, कितनी मेरे ख्याल से 2-3-4 तो अभी मुझे याद है एक्सीडेंट के बाद से मार दी। विराट कोहली के 5 साल में नहीं थी। हाँ, 90s में भी आउट हुए हैं वो। आई थिंक पॉइंट वही है, नोबडी एक्सपेक्टेड कि उनका कमबैक होगा तो ऐसे लेवल का होगा, प्लस स्पेसिफिकली इन द टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सिंग आपके लिए टेस्ट फॉर्मेट होता है। बट दैट कम्स नेचुरली टू हिम। हाँ, आपको विकेट कीपिंग भी वैसी करनी है। मतलब संजीव गोयनका तो माथा मार रहे होंगे भाई अपना। नहीं तो बात करेंगे, गिल और पंत ने एक्चुअली में बहुत लोगों को चुप कराया इस मैच में विद द बैट। नेक्स्ट सेकंड उसमें बात करेंगे हम लोग, बट पंत का ब्रिलियंट 100 एंड वो गुलाटी सेलिब्रेशन नहीं आती उसके बाद, सुनील गावस्कर कह भी रहे थे करने के लिए, बट ऑफ कोर्स ही हैड डन हिज जॉब बाय देन। एंड जब वो आउट होते हैं देयर वर नो वरीज अबाउट इट। करुण नायर बैटिंग करने के लिए आते हैं, जब टी होती है 4th डे की, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ शुभमन गिल और गौतम गंभीर को। इंडिया वर इन अ कमांडिंग पोजीशन, 300 की लीड हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब यहाँ से आपको आखिरी सेशन है, 2 घंटे का होगा मोस्ट लाइकली, मे बी बैट 1 hour एट मैक्स, 400 रन बनाओ, 400 भी नहीं 380, जो भी करना करो, एंड डिक्लेयर करो, एंड होपफुली 10 ओवर का अपने आप को वो चांस दो कि हम लोग 2 विकेट निकाले इंग्लैंड के। बट जो शेयर लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही थी मुझे टी के बाद करुण नायर से, दैट वाज अबिस्मल टू सी। आई थिंक मैंने केएल राहुल तो इवेंचुअली गॉट आउट ओनली, बट आई डोंट नो उनका क्या क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। दूसरे एंड से आते आते आई थिंक एक क्लियर कट लैक ऑफ प्लान दिख रहा था वहां पर। लोगों को पता नहीं है कि हमें किस रोल में खेलना है, हम लोग को पूरे दिन खेलने जाना है या फिर जल्दी खेलना है। वो कंफ्यूजन के चक्कर में करुण नायर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा। हाँ, वो पूरा रिदम खराब हो गया था उसका। मुझे लग रहा था एक्स फैक्टर वो निकल के आएंगे इस बार बैटिंग के, पर वो बिल्कुल। मैंने दिनेश कार्तिक को ये बात बोलते हुए सुना था कमेंट्री में, काइंड ऑफ गॉट एंग्री जब अल्टीमेटली, क्योंकि मैं जो कह रहा था कि हमने पहली इनिंग्स से बैटिंग में कुछ खास सीखा नहीं, क्योंकि वही लोगों ने परफॉर्म करा जिनने पहले करा था। एंड इस बार हमारे 6 विकेट गिरते हैं 31 रन पे। पहले 41 पे 7 गिरते, इस बार 31 पे 6 गिर गए आपके।
तो हमने बहुत गंदा कोलैप्स फिर से देखा है. दिनेश कार्तिक वॉज कॉलिंग आउट द मैनेजमेंट. गौतम गंभीर, आई थिंक गिल का शायद उन्होंने नाम नहीं लिया था उसमें, पर उन्होंने ऐसे बोला कि भाई जिस प्लेयर को जिस तरीके से खेलना है आप उस तरीके से खेलने दो, या तो आपके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका बार बार टेल ऐसे टाइप की तरीके से कोलैप्स कर रही है तो देन डेफिनेटली आपने कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ लैकिंग है. अगर आपने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करा होता है कि किसको कैसे खेलना है, कितने टाइम तक खेलना है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, किस टोटल पे आपको पहुंचना है, तो फिर इस तरीके से कोलैप्स नहीं होता. टेल मतलब क्या एग्जैक्टली? आई थिंक जडेजा आएंगे उसके अंदर, करुण नायर भी आ सकते हैं. जडेजा तो नॉट आउट ही थे. हाँ, पर मतलब बाकी जो प्लेयर्स थे तो अल्टीमेटली जिस तरीके से आउट हुए. चलो शार्दुल को आप कह सकते हो, बट क्या आप कह रहे हो कि सिराज बुमराह ने रन क्यों नहीं मारे? करुण नायर भी इंक्लूडेड होंगे फिर उसमें. करुण नायर टेल थोड़ी है ना, लेकिन कायदे से करुण नायर तो नंबर 6 के बैटर है. मतलब अगर हम लोग देखें तो करुण नायर, जडेजा, मतलब जडेजा फिर पे आते आते फिर आपको लगता है कि आप ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हो. ऑल्दो मतलब कायदे से वो भी एक प्रॉपर बैटर ही आप कह सकते हो उनको, बट देन यू आर प्लेइंग विद ऑलराउंडर्स, यू आर नॉट प्लेइंग विद प्रॉपर आउट एंड आउट स्पेशलिस्ट बैटर्स. तो कहीं ना कहीं ये शायद मेरा तो जनरली इशू था. मेरा इशू ये नहीं है कि टेल एंडर ने रन क्यों नहीं मारे. मतलब ऑफ कोर्स एज अ कलेक्टिव यूनिट अगर आप 10-15 रन और मारते हो तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली को खेलना पड़ेगा. वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा को बोल दिया हैरी ब्रुक ने कि क्या तेरे को छक्के मारने आते हैं, तो कहता है लगा दिया उन्होंने भाई. अरे भाई क्या बेसिक ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक है यार, ये स्लेज करके आपको आउट कर दिया उसने. तो वहां पे रिस्पॉन्सिबली आपको खेलना चाहिए. रन आना है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस आपके विकेट पर टिकने का. बट करुण नायर वगैरह ने जो वहां पे बैटिंग करी है कि यू डोंट नो लुकिंग बाय देम कि इंडिया ने इनको क्या बोला है, कप्तान ने क्या बोला है कि आप मारकर खेलो, कि हम जल्दी से 100 रन बना के डिक्लेयर करते हैं, या फिर आप टिके रहो पूरे दिन तक, हम कल देखेंगे जो. वो मुझे अच्छा नहीं लगा. इनफैक्ट गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हम 430 के आसपास सोच रहे थे. तो आई थिंक वो उनको तभी करना चाहिए था. ये क्या सोचा था कि हम पूरा दिन बैटिंग करके 100-130 रन ही बनाएंगे. करुण नायर ने आके तो डेड कर दिया था गेम, बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे उसके बाद. और फिर जो कोलैप्स भी वाज सो अनकॉल्ड फॉर वंस अगेन. यार कोलैप्स भी मैं वही कहूंगा कि हम लोग कब तक बड़े, चलो टेल है, बॉलर्स हैं तो इतने रन नहीं आएंगे, कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी. 15 रन और मार दो. अरे 15 रन क्या होता है भाई. अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा ने इतने सालों तक जो करा है ना, उसके इट्स अ बिग रीजन हमारी घर पे डोमिनेंस कितनी रही है. बिकॉज पिछले 3-4 सालों में टॉप ऑर्डर से तो रन आ नहीं रहे थे. और यार उनने 100 से ज्यादा रन कंट्रीब्यूट करे थे अपनी पहली इनिंग्स में, उनके टेल एंडर्स ने मिला के. वोक्स वगैरह ने तो रुला दिया था. जेमी स्मिथ, वोक्स ने आके रुला दिया था आपको. ब्राइडन कास्ट ठीक खेल रहे थे. तो अगर ये लोग रन बना पा रहे, और ये वो बात होती ना, या तो ऐसा होता है कि पिछले कुछ मैचेस से हो रहा है तो चलो देख लिया जाएगा. ये तो परंपरा है हमारे इंडियन क्रिकेट की कि टेल एंडर से रन बनना ही नहीं है भाई. दूसरे के टेल एंडर से हम लोग रन पेल के खाएंगे और अपने टेल एंडर से रन बनेंगे नहीं बनेंगे. एंड आवर बॉलर्स टेक अ लॉट ऑफ प्राइड जब वो लोग ऐसा कहते हैं कि वी डोंट हाइड बिहाइंड द बैट. ऐसे करके बोला तो बुमराह ने था ऐसा करके. ये मतलब अरे दिनेश कार्तिक से इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बॉलिंग फॉर माय कंट्री, वी डोंट हैव टू हाइड बिहाइंड द बैट, ऐसे करके. आई थिंक वो भाई फन वे में बोल रहे थे बैटर्स को. केएल राहुल ने भी चीज़ बोली है ना कि अगर आप बुमराह के पास जाओगे तो आप बैटर्स को लेके गाली ही सुनते रहोगे कि इनको बैट के पीछे छुपना आता है बस. वैसा टाइप का उनका है. पर मुझे ऐसा नोटिस करा पिछले 1-1.5 साल में बुमराह की तरफ से थोड़ी कमेंट बाजी भी ज्यादा तगड़ी हो गई है बुमराह की तरफ. स्टॉक्स ऊपर चले गए. बताया होगा पीआर ने शायद की. मतलब मेरा बस पॉइंट ये है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि आप बॉलिंग करते हो एंड यू आर फेसिंग दोज बैटर्स और एग्रेशन दिखाते हो, आप बेस्ट बॉलर हो, बट यार थोड़ी बैटिंग तो चाहिए यार. बिल्कुल चाहिए. ये तो इनएक्सक्यूजेबल है. ये हिस्टोरिकली द बेस्ट टीम्स हैव हैड इट. तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि टिल्ला मारते आउट हो जाएंगे, क्रॉस रन खेलते आउट हो जाएंगे. एटलीस्ट स्टिक टू द विकेट. जडेजा दूसरे एंड पर थे, आपको कुछ नहीं करना, कुछ स्ट्राइक देनी है. ये भी नहीं कह रहे कि सिराज और बुमराह साथ में बैटिंग कर रहे हैं कि दोनों एंड से कुछ नहीं होने वाला है. आई थिंक बहुत इररिस्पॉन्सिबल था. वंस अगेन अ वेरी बैड शो बाय द टेल एंडर्स. एंड सो अल्टीमेटली टारगेट जो था 370-375 के बीच का, वो देखो वंस अगेन इट इज अ हिस्टोरिकल चेज. बट इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि अगर हम वंस अगेन वैक्यूम में सोचेंगे कि आइसोलेशन में सोच रहे हैं कि यार ये तो हिस्टोरिकल चीज़ हो गई, 370 सुपर रन कैसे चेज हो गए, अगर वो नंबर पे ऑब्सेस करने लग गए तो ऑफकोर्स हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड टूटे हैं. बट क्या कॉन्टेक्स्ट में था? 5वें दिन पर जैसी बॉलिंग हो रही थी पहले सेशन में, तो पर्टिकुलरली द पिच सरप्राइजिंगली बिट्रेड एवरीवन. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे याद है पहले सेशन के बाद तो संजय मांजरेकर, मिस्टर रौनक कपूर जो कि हमारे शो पर आए थे, दीपदास गुप्ता जी, सबसे मैं सुन रहा हूँ बोलते हुए, माइकल आर्थरटन वहाँ पर, सब बोल रहे हैं कि भाई पिच तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं दिखा रही, बिल्कुल ही डेड पिच है बॉलर्स के लिए, सपाट आ रही है. कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5वें दिन पे खेलना मुश्किल हो जाएगा.
एंड पहले सेशन में तो कुछ भी नहीं हो रहा था. इनफैक्ट इंडिया तो पीछे बढ़ गया था बॉल चेंज कराने के, अगर तुम्हें याद होता है. अल्टीमेटली जब बॉल चेंज हुई थी, थोड़ी डिसफिगर हो गई थी, तो जडेजा जो है वो अंपायर के पास जाके यस कर रहा था, पंत कर रहा था, यस कर रहा था. बिकॉज लिटरली बॉल सॉफ्ट हो चुकी थी एंड जो पिच थी इट वॉज गिविंग नो रिस्पॉन्स टू द बॉलर्स. साथ ही साथ अगर तुम नोटिस करोगे दैट वाज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच. 13 से 15 डिग्री के बीच में था और हवा चल रही थी विच स्वेप्ट अवे मोस्ट ऑफ दी डार्क क्लाउड्स जो होते हैं जिनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है. तो बॉल की स्विंग भी काफी हद तक किल हो गई थी. एटमॉस्फेयर जितना ठंडा होता रहेगा ना उतनी स्विंग कम होगी बॉल. तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं देयर वाज नो परचेज एट ऑल. सेकेंडली एक तो बुमराह का दिन नहीं था. लास्ट जो था ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट क्लियरली. आई थिंक एक विकेट भी नहीं लिया. विकेटलेस जाना तो मतलब बुमराह के लिए तो बहुत ही बड़ी. आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी इनिंग्स देखी थी जहां पे बुमराह विकेटलेस गए थे. वन सेकंड, अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा एंड बुमराह हैव द सेम नंबर ऑफ विकेट्स इन दिस गेम. बट वही ना, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रूथ. एंड जिस तरीके से यार बेन डिकट ने बैटिंग करी है भाई, हर्षा भोगले ने बहुत इंसिस्ट करके बोला ही इज द सेकंड बेस्ट बैटर ऑफ इंग्लैंड रूट के बाद. आई थिंक देयर इज मेरिट टू इट यार, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है. मतलब जडेजा को तो ऑफकोर्स उनकी बातें थोड़ी बाद में होगी. लेट्स इनफैक्ट टॉक अबाउट इट. जब वो लंच के बाद थोड़ा ब्रीफ एक पीरियड था, यहाँ पे बारिश हुई थी, उसके बाद जब वापस आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा फाइनली गेट्स 2 विकेट्स. क्यों मिले वो विकेट? क्योंकि फाइनली बंदे ने बॉल ऊपर फेंकनी शुरू करी. ये आप 4 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया. एंड बाय द वे इवन देन ही वाज कंसीडिंग मोर देन 6 रन्स. हाँ, आई थिंक पॉइंट वही है कि आप कितने भी विकेट चाहे आप ले भी रहो, आपने 2-3 विकेट ले भी लिए, तो भी इन टेस्ट मैचेस तो ये कहाँ देखने को मिलता है भाई कि आप 6 की इकोनॉमी से पिट रहे हो, चाहे बेसबॉल हो चाहे कोई भी हो सामने. 6 की इकोनॉमी से आप पिट ही नहीं सकते भाई टेस्ट मैचेस में. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. जिस तरीके से बेन डिकट ने रिवर्स स्वीप मार के एट विल जडेजा को डोमिनेट करा है, ये भी एबनॉर्मल है टेस्ट क्रिकेट के लिए. इट्स अ वेरी न्यू फिनोमेना. इट्स फुल क्रेडिट टू बेसबॉल. वहाँ पे ना कई लोग शुभमन गिल की कप्तानियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने एक डीप पॉइंट स्टार्टिंग से क्यों ले रखा है. तो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट. एक्चुअली में अगर आप देखोगे दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड. जब 2024 में इंग्लैंड खेलने के लिए आई थी, तुम्हें याद है पहले 2 टेस्ट मैच में अश्विन वगैरह की बहुत पिटाई हो रही थी. दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट द एग्जैक्ट प्लान कि हम कैसे डोमिनेट करें. एंड आते थे फिर अश्विन बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर बिकॉज द प्लान सेट ऑफ हो गया था. रोहित शर्मा अंडरस्टूड कि क्या है. तो वहां पर बिकॉज दीज गाइज आर नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग द स्कूप शॉट और द रिवर्स स्वीप, तो ऐसे में जब भी बॉल आप रफ पे डाल रहे होगे ना, आप इंडिया में जो पिचेस पे रफ जो है वो पहले दूसरे दिन में ही बनना शुरू हो जाता है. यहाँ पे 5वें दिन पे आके बन गया था. जडेजा को अगर तुम देखो तो ओवर द विकेट आके वो रफ पे बॉलिंग कर रहे थे बार बार. तो वहां से आप LBW तो हो नहीं सकते. एक ही चीज हो सकती है, या तो आपकी एज निकल जाएगी, बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो गई तो शॉर्ट लेग या स्लिप उस सब पे आउट हो सकते हो आप, या फिर आप बोल्ड हो जाओगे अगर आप बहुत ज्यादा बॉल शार्पली कट इन करेगी. तो LBW का जब चांस हट गया तब आप रिवर्स स्वीप ट्राई करो खुल के. अब आउट थोड़ी होने वाले हो. बॉल में सो के पैड पे लग गया, आउट हो गया. इम्पैक्ट हमेशा भारी होगा आपका. तो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन. एक्चुअली में सुनने में लगेगा बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है रिवर्स स्वीप मारना, बट इट इज एक्चुअली वन ऑफ द सेफर ऑप्शंस अगेंस्ट अ गाय जो कि बॉल को इतना घुमा रहा है रफ से एक ऑकवर्ड एंगल पर. तो उस टाइम पे जब ये लोग 2024 में इनिशियली मार रहे थे ना, तब हमारे पास आंसर नहीं था. तब उस टाइम पे तो हमें याद होगा एक बहुत बड़ा एक टर्म आया था, इन आउट फील्ड्स क्यों नहीं लगा रहे रोहित शर्मा. तुम्हें याद है उस टाइम पे क्लूलेस कप्तानी है, इन आउट फील्ड क्यों नहीं लगाते हैं. तो दिस इज द एवोल्यूशन. एक्चुअली में अगर आप अभी देखोगे तो शुभमन गिल ने जो करा है ये एक बहुत ही वेल थॉट आउट प्लान है जो कि इंडिया ने एक्सपीरियंस करा 2024 के बाद से. दे हैव लर्नड फ्रॉम इट एंड स्टार्टिंग से वो डीप पॉइंट इससे रखते हैं ताकि दे एलिमिनेट दैट स्कोरिंग शॉट. उसके बावजूद अब बेन डिकट इतने अच्छे टच में थे कि उन्होंने डीप पॉइंट रखा हुआ है. कभी उसके लेफ्ट साइड से निकाल रहा है चौका टुवर्ड्स कवर पॉइंट, कभी वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से निकाल दे रहा है. दिस ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जो पूरी रिपोर्ट थी गिल को कप्तान क्यों बनाया था, उसमें राहुल द्रविड़ ने मेंशन करा था कि इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी उसमें उन्होंने बहुत इनपुट्स दिए थे शुभमन गिल ने खुद भी एज अ लीडर कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तो मे बी उससे ही वो सीख के अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. वही है ना, हर चीज को इन आइसोलेशन क्रिटिसाइज कर देते हैं कि फील्डर यहाँ क्यों नहीं हो, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझना जरूरी है. जब अल्टीमेटली आउट होते हैं, जब शार्दुल ठाकुर आते हैं, 2 विकेट लगातार ले लेते हैं. 2 बॉल पे 2 विकेट भाई. बड़े शॉर्ट डिस्मिसल थे. बेन डिकट जो हाथों में देते कवर्स पे एंड हाई बुक ग्लांस करते हुए मार देते. बट दिस इज व्हाट शार्दुल ठाकुर डज. आई थिंक लॉर्ड ठाकुर की बात ही यही है. एंड ये मैंने इंस्टा पे पढ़ा था भाई, कोई आदमी कह रहा था कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, एंड जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो 2 विकेट लाके दे देंगे. एंड आई थिंक वहां से गेम एकदम सी, फिर फील्डर्स भी आपको दिख रहे थे चार्ज अप हो गए, आवाजें बहुत ज्यादा लग रही थी, उसके बाद बॉलिंग भी तगड़ी देखने में. अच्छा, ये चीज मैं और बोलूंगा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो 5वां दिन था उसके पहला जो
सेशन था, उसमें जब शास्त्री जी ने कहा था कि कोहली जैसे बंदे की जरूरत होगी, 100% अग्रीड। मुझे लगता है इंडिया ने काफी अच्छी तरीके से कवर भी करा। अच्छा, जिस तरीके से पूरी इंडियन टीम आवाजें लगा रही थी पहले सेशन में, को तुम्हें याद हो तो, गिल, ऋषभ पंत कैप्टन वाइस कैप्टन, मैंने कितनी बार क्योंकि गिल की वॉइस बड़ी डिस्टिंक्ट है, पता चल जाता है कि वो बोल रहा है जब तो पतली सी आवाज होती है। मैंने कितनी बार सुना है गिल को बोलते हैं कि भाई आवाजें बंद क्यों हो रही हैं, अच्छा चलो आवाजें लगाते रहो लड़कों, सुना है। तो वो जो था ना कि आपको माहौल क्रिएट करना होता है, आई थिंक इंडिया ट्राइड देयर लेवल बेस्ट इन दैट पहले से। हाँ, कह सकते हो आप। मतलब वही बात है ना कि कोहली का एनिमेट इतना ज्यादा करते थे वो कि आपको एक अलग से खिलाड़ी दिखता था दूर में। कोहली का ऑरा भी वैसा है ना, हाँ, वो सारे को इंटिमिडेट करता है वो। हाँ, अब इफ समबडी इज नॉट बोर्न विद इट तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बाद। भाई कोहली फैंस का तो बहुत वो हुआ है इस बार, ट्रोलिंग भी बहुत हुई है भाई। क्या कुछ लोग गिल की फोटोज देखी थी कि वो डिलीवर कर रहे, यू आर नॉट हिम लिल ब्रो ऐसे करके लोग लिख रहे थे लोग, और सेलिब्रेट करते हुए। तो कहता अच्छा सेलिब्रेट भी अब कोहली ने इन्वेंट करा था, कोई सेलिब्रेट कर दे तो भी वो इनैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाई, कई सही तरीके से बिहेव नहीं करा कोहली फैंस। मतलब पता है इट्स नॉट विराट कोहली भी तो कोई सवाल नहीं, इट्स अबाउट द फैंस। आप अपने प्लेयर आइडल की जिसके हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं, जबरदस्ती उनको नीचे क्यों उठा रहे हैं? वो आदमी कितनी रिस्पेक्ट करता है भाई, शुभमन गिल। हाँ, उसको आप पीछे कर रहे हो। मतलब नोबडी इज सेइंग कि गिल इज सपोज्ड टू बी कंपेयर्ड टू विराट कोहली, तो आप जबरदस्ती डिस्क क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू पंचिंग बिलो योर वेस्ट? कोई बात अपने वेट के ऊपर पंच करा करो ना, बोलो सचिन को बोलो, तब बात हो कुछ समझ में आए। फिर भी वो भी वैसे अननेसेसरी लगता है मेरे को तो। बट जब बात आती है स्टोक्स और रूट के ऊपर, आई थिंक वो पार्टनरशिप भी बहुत क्रिटिकल थी एंड काइंड ऑफ वर टेकिंग द गेम अवे अंटिल वंस अगेन। अब देखो कप्तानी में वही बताता हूँ, प्लान क्या चेंज हुआ। स्टोक्स भी रिवर्स स्वीप मारने लग गए थे बार बार उनको, जडेजा को, क्योंकि वही दैट वाज अ सेफर ऑप्शन। लेफ्टीज के अगेंस्ट द टर्न मारना ज़्यादा सेफ है उनके लिए। वो बेन डेकेट और स्टोक्स दोनों लेफ्टी हैं, वही दोनों रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे जडेजा को। शुभमन गिल रियलाइज्ड कि ये लोग अभी, इनका एक तो दिन भी चल रहा है कि डीप पॉइंट रखा हुआ है, तब भी कहीं ना कहीं से चौका निकल ही आ रहा है। उसके चलते उन्होंने क्या करा, स्लिप को हटा दिया। एक शॉर्ट थर्ड मैन रखा हुआ था और पॉइंट को बहुत क्लोज बुला रखा था एंड बोला अब मारो रिवर्स स्वीप, क्योंकि स्लिप हटा दिया तो अब एज लगने का भी कोई रिस्क है नहीं इतना। उसके चलते आई थिंक ही प्लेड आउट ऑन हिज ईगो एंड उसमें उन्होंने जो है ग्लव से लगा था, पता नहीं कहाँ से लगा था, एंड वो लड़कती बॉल ऊपर गिल कैच पकड़ लेते। वंस अगेन इट वाज अ गुड प्लान, पर वही है कि ये टैक्टिकल चीजें जो है समझने के लिए अब फिर अब गिल को डिस नहीं कर सकते एज अ कैप्टन। तो वो ये ओवरऑल दिखेगा कि नहीं जीते, नहीं तो गिल को एज अ कैप्टन आप गाली दे दो। बट ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा था कि वो टैक्टिकली सेटअप कर रहे हैं बैटर्स के साथ, बॉलर्स के साथ मिलकर। जेमी स्मिथ और रूट जब बैटिंग करने के लिए आए थे, आई थिंक वहां पे मुझे एक चीज पर डिसएग्रीमेंट था कप्तानी से। ऐसा लग रहा था एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि हम वेट कर रहे हैं कि जब नई बॉल आएगी तब तक होपफुली 50-60 रन बचे होंगे और तब हम लोग सिराज और बुमराह के थ्रू कुछ कर देंगे। इन दैट प्रोसेस हम लोग लगातार शार्दुल ठाकुर और जडेजा से बॉलिंग करा रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा बीच में था जडेजा के साथ बॉलिंग करने के लिए। आई थिंक जडेजा बोल्ड रियली वेल, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा जब आए हर एक ओवर में कम से कम एक चौका खाया। मतलब मैंने काफी लोगों को ये भी बोलते हुए सुना कि हो सकता है ये रीजन हो जिसकी वजह से वो लोग बुमराह को वेट करा रहे हो कि हम लोग बाद में लेके आएंगे आपको। काफी लोग ऐसा भी कह रहे थे कि कमेंट्री पैनल में भी कि मे बी दे आर नाउ रेस्टिंग हिम फॉर द नेक्स्ट गेम, क्योंकि आपको पता है कि अब ये चीज मुझे पसंद नहीं है। उस समय मुझे मैं तुमसे बोल भी रहा था कि एंड आई डोंट नो इसमें मैं क्या जजमेंट पास करूं। बहुत डिफिकल्ट है, सही गलत नहीं है ये, क्योंकि बुमराह को अगर सिर्फ 3 मैच खेलने तो क्या उस पर भी वो फिर हम लोग को इतना कॉशन रखना पड़ेगा कि कब आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा, इट इज़ वेरी एविडेंट, पर मतलब इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग एट सम पॉइंट। मतलब मैंने इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन सुने हैं। मतलब काफ़ी लोग जो कि एक ओल्ड एज से आते हैं, जिन्हें थ्रू आउट अपने लाइफ में क्रिकेट देखा है, जो कि शायद सबके पापा मम्मी की उम्र के होंगे या फिर शायद और ज़्यादा बड़े होंगे, उन सबसे जो पब्लिक डिस्कोर्स होता है वो यही होता है कि यार एक आदमी जो कि आपको 5 टेस्ट मैच नहीं खेल के दे सकता, और उन 5 टेस्ट मैच में भी फिर आपको चलो आप 3 खेल लो, उसमें भी आपको थोड़े प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे, तो फिर आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है फिर हमें इनके बिना ही खेलना है। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बट मतलब पॉइंट वही है कि हम लोग जिस स्थिति में हैं इस टाइम पे, अगर हमने बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड भाई बुमराह अगर हमने इस लाइनअप से निकाल दिया ना तो हम तो ऑल आउट ही नहीं कर पा रहे। नहीं मैं ये नहीं, ऑफ कोर्स कोई इसमें सवाल नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मैं जितने लोग कह रहे हैं कि मतलब बुमराह पे आप कैसे ऑल आउट हो सकते हो, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन कर रहा है बुमराह को, पर एट द सेम टाइम एक ये बात है बुमराह की, मतलब वी रियलाइज इट एंड इट इज स्टिल इरिटेटिंग। हाँ इसमें हम बुमराह को ब्लेम नहीं कर रहे, इट्स सिचुएशन हालात ही ऐसे भाई। क्या यार मतलब कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों कर रखा है, वाली बात है
क्योंकि ये था मेरे लिए, मुझे उस टाइम में बड़ा इरिटेटिंग लग रहा था कि अच्छा अभी हम नई बॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जडेजा बॉलिंग करने वाले सिराज के साथ क्या, और वो जेम्स स्मिथ ने गेम खत्म कर दिया वहां पर। बुमराह बॉलिंग करने आई ही नहीं उसके बाद, बैठ ही गए थे वो तो जाके। तो अब आप एक मैच खेल लो, उसमें भी इतना प्रिकॉशन अगर आपको लेना है, और अगर कोई बंदा मेरे से फिर आके कहेगा कि आईपीएल क्यों खेलते हो, तो मैं क्या बोलूँ। आईपीएल वाला पॉइंट तो वैलिड रहेगा हमेशा से। ऑल्दो बात वो भी है ना, आईपीएल में एक मैच में 4 ओवर फेंकने होते हैं, यहाँ पे आपको एक दिन में 20 ओवर फेंकने होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड। पर मतलब आई डोंट थिंक कि कोई मना कर सकता है कि अगर आईपीएल नहीं खेला होता तो बेटर कंडीशन में, तो चलो 3-4 2 महीने का वर्कलोड आप हटाओ, 4 खेल लेते आप, एक भी टेस्ट मैच और हो जाता तो इंडिया के लिए तो बेटर ही होता ना अल्टीमेटली। पर वही बात है कि आईपीएल में जितने भी लोगों ने हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे विद ऑल द गेस्ट्स इन्वॉल्वड इन द आईपीएल एज वेल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बिहाइंड द सीन्स, जिसके चलते आपके लिए मिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी इरिटेटिंग एज अ गाय हु डज नॉट केयर अबाउट द आईपीएल। हां या आई अंडरस्टैंड। मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस टाइम पे कि एक बंदा अच्छा खेल रहा है उसको भी हम ट्राई नहीं कर सकते अभी, क्या सिचुएशन है हमारी। एंड आई थिंक विद दैट जिस तरीके से हारती है इंडिया, एक हिस्टोरिक चेस तो थी, लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी था। एंड अब हम ज़रा बातें करते हैं हमारे टॉक पॉइंट्स के बारे में। जो पहला टॉक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे, जिसकी बात करना बनता है, विच इज़ गिल्स कैप्टनसी। थ्रू आउट जो अभी हमने एनालिसिस करी है, हमने कुछ टैक्टिकल गुड पॉइंट्स की बातें करी हैं, 1-2 बुरे पॉइंट्स की बातें करी हैं, बट ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मैं ओवरऑल नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन एक थोड़ा स्टोरी वाले फॉर्मेट में बात करते हैं। थ्रू आउट द डेज मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव अप्रोच तो है। मतलब होता ना कि अगर ये एक डिफेंसिव है, ये एग्रेसिव है, तो इस स्लाइटली लीनिंग टुवर्ड्स डिफेंसिव स्केल पे आप कहाँ लाइक करते हो, तो इट इज स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द डिफेंसिव अप्रोच, एंड इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज पहला मैच एज अ कैप्टन, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओवरसीज मैच है, इंडिया इज इन इट्स वर्स्ट कंडीशन पॉसिबल इन 10-15 ईयर्स, एंड ऐसे में अगर आपको अपने ट्रूप्स को मनूवर करना पड़ रहा है तो टेंडेंसी यही होगी कि मैं पहले गेम बचा लूँ, कहीं ना कहीं लगेगा। तो ओवरऑल थोड़ी सा ये लग तो रहा था देखने में कि हल्का साइड इज मोर ऑन द डिफेंसिव साइड, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। आई थिंक सो यस, क्योंकि काफ़ी हद तक जो पैरेलल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हो रोहित शर्मा की कप्तानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो बातें होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे विकेट निकाल के दूं, यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है तो चलती ही जा रही है, विकेट ही नहीं आ रहा बहुत टाइम तक। उसमें फिर आप विकेट का भी ब्लेम कर सकते हो कि यार जब हमने हमारे सो कॉल्ड इनएक्सपीरियंस बैटर्स ने इतने रन बनाए तो उनके भी बनाएंगे रन। सेकेंडली बात वही है ना, अगर वो कैचेस पकड़ लिए होते तो अभी मैं डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात ही नहीं कर रहा होता। अभी मैं कह रहा होता कि शुभमन गिल ने क्या कप्तानी करी, वो चांसेस छूट गए और इंग्लैंड जीत गए, तो हम ये कॉन्वर्सेशन अभी कर रहे हैं। बिकॉज कई सारे विकेट्स के पीछे का रीजन है कि वो गली से हटा के थर्ड स्लिप पे ले आए, स्लिप से हटा के जो है शॉर्ट थर्ड मैन ले लिया, वो जो सेटअप्स बनाए हैं उसमें वो गिल जाएगा क्रेडिट वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि हमें वो दिख नहीं रहा कि बंदे में पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, बट उस चीज को वो बहुत ही फाइनर डिटेल्स हैं जिनको मास जो जनता है वो नहीं दिखेगी। एंड एक ओवरऑल एक जो फील आएगा मैच से वो ये आएगा कि हम थोड़ा सा डिफेंसिव थे। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैच को हम बचाने के लिए जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वेयर एज वी वर इन अ कमांडिंग पोजीशन। तो हाँ, कुछ सिचुएशंस में जरूर ऐसा लगेगा कि फील्ड सेटअप्स और अग्रेसिव हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली ही विल लर्न, आई एम श्योर। भाई क्रिटिकल बहुत होना अभी फर्स्ट है नहीं, पर मुझे ये लगता है कि भाई अगर हम लोग जीतने हारने की बात करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से वी हैव बॉटल्ड दिस मैच। And the reason why I say that, तो मैं नहीं कहूँगा। And the reason why I say that, क्योंकि लास्ट डे पे आते हुए इंडिया हारेगी, ये मैंने अपना थर्ड उस पर रखा हुआ था प्रोबेबिलिटी पे। फर्स्ट वन वॉज इंडिया जीतेगी, सेकेंड वन वॉज कि हम लोग ड्रॉ करा लेंगे, थर्ड वन वॉज कि इंग्लैंड जीत जाएगी। तो मुझे मेरा उल्टा था, मुझे लगा था नहीं, मतलब मुझे लगा था कि इंडिया इंग्लैंड का 50-50 है जनरली, ड्रॉ लास्ट, एंड ड्रॉ तो मुझे पता होगा ही नहीं। ड्रॉ तो मुझे इंग्लैंड ड्रॉ होनी ही नहीं देखी मैच में। इंग्लैंड ने जब से बैसबॉल ने ओवरटेक करा है, कोई रिकॉर्ड है शायद सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुआ है। पूरी फिलोसफी इसके ऊपर है कि हमें ड्रॉ नहीं करना। मतलब एक जो मैच जो कि जनरली आप जीत सकते थे जो कि ड्रॉ हुआ है, ऐसा होता है कई बार तो ड्रॉ हो ही गया जो कि होना ही था, दिन कम पड़ गए, बारिश ज्यादा हो गई। जो एक मैच जनरली जो ड्रॉ है उसमें वही था कि एंड में आता था बारिश हो गई थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आ पाया लास्ट डे पर, वरना दे गो फॉर द विन इवन इफ दे लूज। तो मुझे वो तो पता था कि ड्रॉ तो नहीं होने वाला है। एंड वही है ना, जो कंडीशंस थी यार पहले 10 ओवर में दिख जाता है दिन के कि क्या कंडीशंस होने वाली, तो दे वर नॉट फेवरिंग द बॉलर्स एट ऑल। दिस पिच हैड अ बिग एंटी क्लाइमैक्स ऑन डे 5, लेट्स नॉट डिसरिगार्ड दैट। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्पाइस अप हो जाएगी विकेट, लेकिन नहीं हुई पहले 2 सेशन में तो एटलीस्ट। तो
एंड वो जिस रेट पे खेल रहे थे और हमारे जो बॉलर्स हैं बुमराह के अलावा दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो चीज़ें बड़ी इजीली उनके फेवर में जा सकती थी कभी भी. आई थिंक इट वाज वेरी 50-50 ऑन डे 5 स्टिल इन माय ओपिनियन. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग हिस्टोरिक चीज़ फॉर श्योर है, बट उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है ये कि हम लोग हार गए. हार सकते थे भाई, क्योंकि सरप्राइज ये था कि हमने इतने कैच छोड़ दिए, हमारे टेलेंडर एकदम ही बॉटल कर दिए. इस सिचुएशन तक आना नहीं चाहिए था, बट डे 5 पर आके तो जो रिजल्ट आया वो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो मुझे नहीं लगता कि ज़रा सरप्राइज था. एंड यहीं पर अगर हम लोग कप्तानी की बातें करें, हाँ वो डिफेंसिव वाली बात हमने कवर करी है. आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव. सेकेंड बात ये भी होती है भाई, यू कैन ओनली, गंभीर ने जो कहा था ना कि यू कैन ओनली बी एज गुड एज योर टीम. अगर बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं दिख रहे ना, there's not much the captain can do. With the bat he did everything. तभी मैं कप्तानी को ज़्यादा ब्लेम भी नहीं करूंगा भाई. जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई सिराज एन एक्सपीरियंस बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा पहले भी टूर कर चुके हैं बाहर, ऐसा नहीं कि पहली बार टूर करने आ रहे हैं. अगर इतनी ज़्यादा क्लूलेस लेंगे लोग कि आपके विकेट ही नहीं निकल पा रहे, सिराज इतनी जल्दी फाइट्स में घुस जा रहे हैं, और फाइट्स में घुसना इज, आई थिंक फाइट्स में घुसना कोई बुरी बात नहीं. मैं वही कह रहा हूँ कि आपका खुद का मेंटल स्टेट टेस्ट मैच में तो इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप अल्टीमेटली फाइट्स में घुसते हो ताकि आप दूसरे को भी रैटल अप करो. बट उसको रैटल अप करने के चक्कर में वो तो हुआ नहीं, उसके चक्कर में आप ही हो गए. हैरी ब्रुक ने जैसे फिर डाउन द ग्राउंड जो छक्का मारा था भाई सिराज को, स्लैप, तो प्रॉपर वही था कि भाई डाल ले भाई और गुस्सा हो जाए, अल्टीमेटली छक्का तो मेरे को ही मारना है. एंड इट एक्चुअली फेल्ट बैड, क्योंकि हम ये पिछले 2 साल से चीज़ देखते आ रहे हैं यार. अब टाइम हो चुका है सिराज को. एंड आई थॉट कि बहुत बड़ा शॉक होगा ये, एंड आई डोंट वांट टू गेट ऑल ऑन सिराज की नहीं, सिर्फ उनकी गलती है. बट चैंपियंस ट्रॉफी वाला उन पर ड्रॉप होना, आई थिंक इट वाज अ बिग वेकअप कॉल. उसके बाद भी यहाँ पे आके लगा था कि निकल के आएगा. आईपीएल भी उनका उस तरीके से नहीं कि जैसा स्टार्ट हुआ था. तो क्लियरली इज नॉट अप टू दैट लेवल राइट नाउ. नॉट टू दैट लेवल. एंड एक जो लास्ट पॉइंट में गिली कप्तानी से कहूँगा, एक तो ये भी बात थी कि देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे, एंड दिस टाइज अप टू माय लास्ट पॉइंट, ऑन फील्ड सजेशंस बहुत आ रहे थे गिल को, व्हिच इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. जडेजा भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, बुमराह भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सिराज भी कुछ बोल रहे हैं, कप्तान को केएल राहुल भी कुछ इनपुट दे रहे हैं. 1-2 लोग अगर हों जो कि पार्ट है लीडरशिप कोर का तो समझ में आता है, बट अगर हर कोई सजेशन दे रहा है, इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ जगहों पे था कि जैसे पंत और केएल राहुल ज़्यादा इन्वॉल्व है फील्ड को सेट करने में, गेल थोड़ा सा बैक सीट लेके बैठे हुए हैं. वहाँ पे ही नीड्स टू गेट मोर एक्टिव, ज़्यादा प्रोएक्टिव इनफैक्ट होना पड़ेगा. ये चीज़ें गिल को इम्प्रूव करनी है. ऑफ कोर्स फर्स्ट टेस्ट मैच में कुछ बोलेंगे, एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ होनी थी वैसे भी, क्योंकि नहीं ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे. अगर पंत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं गिल से, तो वो एक विकेट कीपर तो यार ज़्यादा होता ही है नेचुरली. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड सेटअप्स, बट कैसे आप कम्युनिकेशन दिखा रहे हो, मतलब बॉल टू बॉल बेसिस पे. ऋषभ पंत वैसे भी हम लोग देखें तो एक सीनियर खिलाड़ी तो है ही ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि कौन पहले टीम के अंदर आया. ऋषभ पंत काफ़ी टाइम से टीम के अंदर है, और ये ऋषभ पंत का नेचुरल रहा है. गेम ही उनका ऐसा है कि हमें हमेशा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, चाहे वो अपनी घर में खेल रहे हो, चाहे किसी और कंट्री में खेल रहे हो, हमेशा ही हैज बीन दैट चर्पी गाय जो कि बोलते रहेंगे. तो जो मैं जिनका भी नाम लिया, केएल राहुल भी सीनियर है, जडेजा भी सीनियर है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीनियर्स होंगे इनका इनपुट तो आता ही रहेगा कहीं ना कहीं. बट इट शुड ट्रैवल थ्रू शुभमन गिल, नॉट विदाउट द गाइडेंस ऑफ शुभमन गिल ना एज अ कैप्टन. तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस फील्ड में और दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंसिव कप्तानी से थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हो जाएगी. एंड दिस हाउ इज इट टाइंग अप टू माई लास्ट पॉइंट, विच इज कि गिल को ना एज अ कैप्टन थोड़ी सी रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ेगी. ये हम लोग फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. पहले टेस्ट मैच में फिर 25-26 ईयर ओल्ड गए, आपको नेचुरली सीनियर सजेशन ज़्यादा देंगे एंड आपको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा. धोनी के कप्तानी में नीचे जो सक्सेस आया है ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न, जो कि धोनी खुद भी कहते हैं, कि जो मेरे साथ सीनियर्स थे जिनको मैं बचपन में टीवी पे देखता था, उन्होंने बड़ा कॉर्डियली मेरे साथ बिहेव किया. सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, जितने भी ये लोग थे, इन लोगों ने बहुत ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करा. सचिन ने तो खुद रिकमेंड करा था इनफैक्ट धोनी को कि ये हमारे कप्तान है, हम इनके अंडर खेलेंगे. तभी वो चीज़ हो पाई है. एक बंच ऑफ प्लेयर्स जो कि आपके अंडर ग्रूम हो रहे हैं ना, उनको लीड करना आसान है क्योंकि दे विल लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. बट जो लोग आपके आने से पहले से इस टीम में रहे हैं ना, वो सोचेंगे ये हमें क्या बता रहा है. जो कि सचिन के साथ इनफैक्ट हुआ था अजरुद्दीन के टाइम पे, और अजरुद्दीन के साथ भी हुआ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो ऐसे में शुभमन गिल हैज टू कमांड द रिस्पेक्ट. वन सेकंड, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो टेल एंडर्स वगैरह वाला भी हुआ है ना सीन पूरा,
बड़ा साफ साफ लिखा था कि क्या अगर रोहित या कोहली कप्तान होते हैं तो क्या टेलेंडर से कितनी हिम्मत होती ऐसी बैटिंग करने की। अच्छा, बात सही है ओके कि जो ये पूरा नैरेटिव होता है ना कि एक कप्तान को एक बहुत ही फैमिली वाला बिहेवियर एनवायरनमेंट बना के रखना है, सब बहुत कॉर्डियल एक दूसरे के साथ, ये सब सही है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो थोड़ा सा डर होता है ना रिस्पेक्ट का, वो रखना बहुत जरूरी है। हायरार्की होनी चाहिए थोड़ी, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई। ये सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, सब एक दूसरे में सब जानते हैं, फैमिली की तरह, वो सब ठीक है बट एक कप्तान के लिए थोड़ा सा वो दिल में डर और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब भी आप वो इज्जत कमांड कर सकते हो और वो क्रिएट करनी पड़ेगी शुभमन गिल। मतलब वो हमने काफी टाइम से प्रॉब्लम फेस करी नहीं, क्योंकि रोहित और कोहली, धोनी सब बहुत सीनियर 14 तक आते आते कोहली का वाइड बॉल में वैसे ही स्टैचर अच्छा खासा था, प्लस आई थिंक कोहली की पर्सनालिटी वैसी थी कि इंटिमिडेटिंग थे वो वैसे ही। रोहित शर्मा तो जब कप्तान बने तो वो प्रूवन कप्तान थे भाई, मतलब वाइड बॉल में तो उनका अच्छे खासे लोगों से ज़्यादा बड़ा स्टैचर था, तो जब वो आए थे तो नेचुरली वो भी कमांड करते थे रिस्पेक्ट। एंड इसमें फिर कोहली को क्रेडिट जाएगा कि उनने सुनी पूरी बातें, फिर पीछे बैक सीट लेगी, रोहित शर्मा ने कहा है तो ठीक है भाई कप्तान है, करना पड़ेगा। बट शुभमन गिल के लिए एज अ यंगस्टर वही बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद इस चीज़ में। भाई इट्स अ बिग चैलेंज। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब होम टूर आएगा तो उसमें उनकी कप्तानी अच्छी होती है, एज वेल एज उनकी बैटिंग जो अब है, बहुत अच्छी बैटिंग करी है पहले मैच में, बट ये कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी वो रिस्पेक्ट आ पाती है उस प्लेयर के लिए। परफॉर्मेंस से आप लीड करोगे तो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट ज्यादा आएगी, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला शुभमन गिल है एंड इट रिमेन्स टू बी सीन अगर वो चीज़ कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बट ओवरऑल मैं कप्तानी से कहूँ, एज आई सेड बिफोर, देयर आर मोर पॉजिटिव्स टू लुक फॉरवर्ड टू एज अपोज टू नेगेटिव्स, जो कि एक पॉपुलर मीडिया नैरेटिव बना रहे हैं अभी, क्योंकि जब भी कोई मैच आते हैं ना हम लोग को वी नीड टू फाइंड कल्प्रिट्स, एक वो टेंडेंसी होती है दिमाग की। तो एक वो मैं देख रहा हूँ कि अब गौतम गंभीर पर हर चीज डाल दी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी सब भूल गए। एक है कि शुभमन गिल को तो कप्तानी मिलने से पहले ही पूरा लताड़ दिया गया था भाई, दिस इज अ रेयर साइट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट। जब तक विराट कोहली कप्तान बने थे तब तक सोशल मीडिया इतना था, बहुत टाइम हो गया ना इस चीज में। रोहित जब बने तब तक तो रोहित प्रूवन थे, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यंग कप्तान भी बने हुए तो बहुत टाइम हो गया। पर यार आई थिंक वही है कि जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली उतना कुछ खराब है नहीं, ये शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट, टॉप पॉइंट जो होगा, जब हमारे पीआर बॉयज जो हैं, ऋषभ पंत तो गिल के बारे में बहुत सुन रहा था मैं, ऑफ कोर्स मैंने बोला गिल को तो जितनी गालियां पड़ रही हैं, बट ऋषभ पंत को भी थ्रू दी आईपीएल कि फ्रॉड प्लेयर है और ये है वो है, लोग टेस्ट पर भी सवाल उठाने लग गए थे कि खेलना चाहिए कि नहीं। जो बोलती बंद करी इन दोनों ने विद द बैट, एज अ बैटर अभी हम लोग बात करते हैं दोनों की, सिर्फ कप्तानी विकेट कीपिंग से भूल जाओ। मतलब गिल पे तो सवाल थे एंड वो राइटफुली सो थे, क्योंकि आप देखो तो सेना में रिकॉर्ड बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, 50 भी नहीं थी, 50 भी नहीं आई थी, वो बीजीटी वाले का 40 प्लस स्कोर नहीं था भाई साहब गिल का। पर उसके बाद आती उनने 100 जड़ी एंड जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जितने काम एंड कंपोज रखे, दोज आर द वर्ड्स दैट केएल राहुल आल्सो यूज्ड, कि फॉर अ गाय जो कि पहली बार कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड में आके इस तरीके से बैटिंग करना है, इतने काम कंपोज होके, वो आपके बैटिंग फ्लो में दिख रहा था उनकी कि ही इज़ वेरी एट पीस जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एंड ही नोज की ही विल गेट रन्स। तो मतलब गिल ने तो फॉर श्योर सबको चुप करा है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके 100 मारना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई। मैं 1 सेकेंड वही कह रहा हूँ, कितने रोहित कोहली फैंस हैं जो कि डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि पाटा विकेट पे मारी इन लोगों ने। 1 सेकेंड जाके रिसर्च करो, 2014 में जो कोहली का पहला मैच था जिसमें 200 मारी थी, वो सीरीज हिस्टोरिकली पिछले 20 सालों की मोस्ट पाटा विकेट्स गिविंग सीरीज रही है ऑस्ट्रेलिया की। उस पर अपने इतने रन मारे हैं। मेरे लिए तो इट इज स्टिल विराट कोहलीज बेस्ट मोमेंट, आई हैव नो थिंग्स अबाउट इट। बट लोग मतलब अगर आप किसी और पे कीचड़ फेंक रहे हो, देखो आप भी कहाँ से हैं। रोहित शर्मा की जो पूरी टेस्ट करियर की बाहर की सिग्निफिकेंस है वो उस इनिंग पर है 2021 में जो इंग्लैंड में मारी थी। में वो था क्या, वो कोई ग्रीन सरफेस थी क्या? मारी ना 100, किसी ने बोला नहीं? वैसे भी रूट ने मार दी क्या इस टेस्ट मैच में? मार दी रूट ने 100। ये मतलब अपने ही इंडियंस को आप डिग्रेड कर देते हो बिकॉज आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा पसंद है। बहुत ही नीच हरकत होती है यार। आप जब वो लोग स्टार्ट आउट करते उनको भी ऐसी विकेट मिली थी। मतलब मैं वही सबसे यही कहूंगा कि इट्स फाइन टू मिस योर फेवरेट प्लेयर, कि यार काश होता तो बड़ा मजा आता। में क्या सारी पिचेस वो थी, ग्रीन सरफेसेस थे, तो विराट कोहली का रन क्यों नहीं आया? तो रोहित शर्मा ने हर मैच में 100 क्यों नहीं मारा? जडेजा ने ज्यादा रन मारे थे विराट कोहली से। होता है, मतलब मैं वही कहूंगा कि यार अगर आपका खिलाड़ी इस तरीके से रिटायर हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज फाइन टू मिस योर प्लेयर, कि यार होता तो मजा आता देखने में, बट ऐसा नहीं भाई कि आप जो अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं आप उनको नीचे दबाने लग जाओ। इट वाज अ ब्रिलियंट 100 रिगार्डलेस ऑफ द पिच, कुछ भी कह लो आप। बहुत अच्छी और काम कंपोज 100 मारी है, सबकी बोलती बंद करी बिकॉज नंबर 4 पे आके ही हैड टू जस्टिफाई। 40 से ऊपर का तुम कहते कि अभी स्कोर नहीं था, ऑलमोस्ट 150 मार दिए। होपफुली वी गेट
2 more centuries अगर बन जाए तो 5 में से 3 सेंचुरी मारना, इट्स अ ग्रेट सीरीज। मतलब 4 टेस्ट मैच अगर आप 200 मार देते हो तो इट्स अ गुड सीरीज, मतलब बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, सक्सेस माना जाता है। 5 अगर 3 मार दोगे इट्स इवन बेटर। मतलब 400-800 के ऊपर भी अगर उनका जाता है अल्टीमेटली इस पूरी सीरीज में, इट्स अ गुड सीरीज भाई, गुड सीरीज यार। और ऋषभ पंत तो भाई, ऋषभ पंत का तो मतलब मैं उस टाइम पे भी नहीं समझा था कि आप इसके चक्कर में उसके टेस्ट करियर पे क्यों सवाल उठा रहे हो। आई थिंक वही है ना कि ऋषभ पंत के अगेंस्ट काफी सारे फैन बेसेस यूनाइट हो जाते हैं। जैसे संजू सैमसन का फैन बेस है, धोनी का फैन बेस है, ये सारे जो है ना मिलके अभी इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब टेस्ट मैच में ही इज बाय फार द बेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैटर दैट वी हैव हैड। प्लस मतलब पिछले 5 साल में तो यू कैन आल्सो आर्ग्यू कि ही इज आल्सो प्रोबब्ली आर वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स दैट वी हैव। विकेट कीपिंग तो छोड़ दो, सिर्फ एज अ बैटर खिलाओगे तो भी इज वन ऑफ द बेस्ट। प्लस सेना में जाके ऑलमोस्ट हर जगह आपकी 100 आ चुकी है। जिस तरीके से आप ऋषभ पंत जैसे बंदे पे अगर आप सिर्फ इन आइसोलेशन उनकी बैटिंग देखोगे तो यू वुड थिंक यार इस बंदे पे रिलाई नहीं करा जा सकता। इट इज़ जेन्युइनली क्रेजी कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा उनके फेवर में शिफ्ट होती है कि कितने रिलायबल एज अ प्लेयर वो निकल के आते हैं डिस्पाइट ऑल दीज क्रेजी शॉट्स एंड कैसे वो रैटल अप करते हैं सामने वाले खिलाड़ियों को। तो मुझे उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया था कि कैसे सवाल आप उठा सकते हो, क्योंकि वो आईपीएल आने से पहले ही भाई हमने बीजीटी में चलो उनके वैसे रन नहीं आए, बट उसके बाद भी आप देखोगे तो 1-2 पारी थी उनकी जहाँ पे उन्होंने ठीक खेला था। एंड उससे पहले न्यूजीलैंड वाले में उनने कुछ खास निकल के नहीं आया था, बट उससे पहले बांग्लादेश में निकल के आया था। न्यूजीलैंड वाले में 99 मारे थे 99, अच्छा हाँ मारे थे या बांग्लादेश वाले में ठीक निकल के आया था उनका। तो मतलब टेस्ट में कभी भी सवाल नहीं था। आई थिंक आगे भी जाके टेस्ट फॉर्मेट बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी के लिए T20s जो है वो बहुत आसान हो एंड किसी के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत आसान हो एंड T20s बहुत डिफिकल्ट हो, बट ऋषभ पंत इज एक्चुअली दैट सॉर्ट ऑफ गाय। ऋषभ पंत का वही है ना बात, दोनों का जितना भी इन लोगों को गालियां मिलती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन दे हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट फॉर श्योर। सही टोन पे स्टार्ट करा है पूरा ये सीरीज। इट्स अ ग्रेट किक स्टार्ट। और सेकेंडली आपको वही है ना कि ड्रेसिंग रूम में अगर रिस्पेक्ट कमांड करनी है एज लीडर्स तो आपको परफॉर्मेंस भी करके दिखानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था मेरे हिसाब से तो। एंड होपफुली पंत की तो ऑलरेडी 2 सेंचुरी आ गई, इफ ही स्कोर्स जस्ट 1 more 100 इट्स अ ग्रेट सक्सेस पूरी हम सीरीज की बात करें तो। नेक्स्ट जो मैं टॉक पॉइंट रखना चाहता हूँ विच इज दी ओपनिंग डुओ यशस्वी जयसवाल एंड केएल राहुल। बहुत इंप्रेस करा इन लोगों ने भी। क्या हम कह सकते हैं अगले 5-10 सालों के लिए हमारी ओपनिंग पर अब सॉर्टेड है? टच वुड, होपफुली। जायसवाल तो आई थिंक सॉर्टेड है ही। केएल राहुल का बस मुझे 31 हाँ एज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, 6-7 साल तो और खेल ही सकते हैं। मुझे बस प्रॉब्लम वही लगती है कि ये कहीं ये फिर से टूर वैसा ही ना हो भाई कि स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ। लुक टू गुड इन दिस सीरीज। हाँ फॉर श्योर, बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं वेरी ऑनेस्टली देख के। पूरा सवाल ही वही है भाई, क्या ये पहली हम लोग देख सकते हैं जैसे हर खिलाड़ी की एक करियर डिफाइनिंग सीरीज आती है। विराट कोहली की देखी हमने, रोहित शर्मा की इंग्लैंड वाली 21 वाली की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें उनकी प्रॉब्ली एक निकल के आई थी। केएल राहुल की अभी तक एक करियर डिफाइनिंग सीरीज नहीं आई है। टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं आई है जहाँ पे आपको देख के लगे कि यार हाँ इसमें ये बंदा स्टैंड आउट प्लेयर था बाय फार। केएल राहुल का क्या फाइनली है ये, क्या हम कह सकते हैं ये इस बार सबसे बेस्ट चांस है निकलने का? आई थिंक 3rd टेस्ट मैच तक पता चल जाएगा। हाँ या मोर और लेस, मतलब आई होप ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि काफी हद तक उनने अपनी जॉब जो है वो पहली इनिंग्स में भी डिसेंटली वेल करके दिखाई थी, जहाँ पे उन्होंने बॉल पुरानी तो करी थी जो इससे बात से बहुत पुरानी करने की भी नहीं है। ही वाज नॉट जस्ट लीविंग द बॉल, जो मैंने उस टाइम भी कहा था, जो टैक्टिकल प्ले था उसके पीछे का, कि हम लोग जब ड्राइव मारने जाएंगे हम लेंथ के बेसिस से बॉल लीव हो रहे हैं, लाइन के बेसिस पे नहीं। तो अगर हमें हाफ वॉली मिल रही, इवन इफ इट इज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हमें विड्थ मिल रही है, हम हार्ड हैंड से स्लैश करने जाएंगे कि अगर हमें कत्ती भी लग जाए, एज भी लग जाए तो भी स्लिप कॉर्डन के ऊपर से निकल जाएगी। आई थिंक जो क्लैरिटी ऑफ माइंड थी ना, मुझे लगता है केएल राहुल के लिए मोस्टली हमेशा बात वही होती है। जब दिमाग उनका क्लियर रहता है तो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग हिम। एंड वो आई डोंट नो अभी तक क्यों नहीं थी, बट इस मैच में फॉर जायसवाल एंड केएल राहुल बहुत हद तक दिखी है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड। अनलेस यू गेट एन अनप्लेएबल बॉल, वो आएगी ही आएगी वैसे इन कंडीशंस में, तो बात अलग है। बट जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, जायसवाल का भी भाई, मतलब वेयर डज हिज करियर गो फ्रॉम हियर? जायसवाल का तो आई डोंट थिंक कभी डाउट था अब हमें कि उनका टेस्ट में क्या कैसा निकल के आएगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर एक खिलाड़ी मुझे चूज करना है जो कि एक जेन्युइन ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ऑल दो ओडीआईज में भी उनका डेब्यू हुआ नहीं है, पर वही बात है कि ओडीआई शायद रिलेटिवली सबसे इजियर होते हैं टू मास्टर। आई थिंक सो जायसवाल ही मैं चूज कर सकता हूँ भाई। जिस तरीके से एकदम पोलर ऑपोजिट फॉर्मेट्स में T20s में वो ब्लास्ट ऑफ कर सकते हैं,
एंड टेस्ट में भी वो ग्रिटी इनिंग्स दिखा के 100 मार सकते हैं. गिल भी आप कह सकते हो, बट स्टिल आई थिंक T20s में जिस लेवल का जितना सीलिंग है जायसवाल की उतनी गिल की इस टाइम पे नहीं अभी है. तो नहीं लिख रही तो है. प्रॉपर ऑल फॉर्मेट प्लेयर आई थिंक प्रॉब्ली इस टाइम पे जायसवाल ओनली इट इज. जायसवाल है. एंड अगर कोई और ऑप्शंस की हम बातें करें, अभिमन्यु ईश्वरन अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर KL राहुल ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, बिकॉज जायसवाल को कोई सवाल नहीं उठा रहा अभी. KL राहुल अगर ऐसी बैटिंग कर रहे हैं तो देयर इज नो वे. थिंक वन डाउन पे ही होंगे सवाल. तो चलो उसके बारे में बात करते हैं. द नेक्स्ट टॉक पॉइंट विच इज साई सुदर्शन, करुण नायर, जो हमारे दो सॉर्ट ऑफ डेब्यूटेंट्स अब कहोगे. बहुत टाइम बाद एक इंसान का कमबैक हो रहा था. क्या इन लोगों ने मैसिवली डिसअपॉइंट करा है इस मैच में? सुदर्शन ने तो नहीं करा, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो पहले टेस्ट मैच में आते ही करेंगे. करुण नायर ने बहुत डिसअपॉइंट करा भाई. जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट गिव अवे सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ज़्यादा. भाई इस तरीके से आप नहीं खेल सकते भाई. इतने टाइम बाद आपका कमबैक हुआ है, आपको स्टार्टिंग में ही आते ही प्लेइंग 11 में जगह दी गई है. जितने भी आपका जो इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में कितने सवाल थे कि क्या उनको ले जाया जा सकता है नहीं ले जा सकता, क्योंकि उनकी एवरेज ही कुछ इतनी तगड़ी 300-400 की एवरेज बन रही थी उस टाइम पे, क्योंकि आउट ही नहीं हुए थे काफ़ी टाइम तक वो. अब उसके बाद आपको मौका मिल रहा है और आपने इस तरीके से गिव अवे करा है अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी को. अब मैं वही कहूँगा कि आप एक टेस्ट मैचेस के बेसिस पे क्या ही जज करोगे. उसमें से एक पे तो 0 पे आउट हो गए थे भाई वो. नहीं तो मैं भी दोनों ही 0 पे आउट हुए ना. हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस बाय नो मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाए सेकंड टेस्ट मैच से. आई थिंक क्योंकि अभी बात क्या चल रही है कि नेक्स्ट मैच में अगर हम लोग करुण नायर के जगह पे से वॉशिंगटन सुंदर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी ले आए तो हमें बॉलिंग में थोड़ा सपोर्ट और मिल जाएगा. बात अल्टीमेटली वही दोबारा आ रही है बैट हैंडेड बॉलिंग डेप्थ की यहाँ पे टेस्ट में जा रहे हैं हम लोग. और सेकेंडली अगर हम लोग अभिमन्यु ईश्वरन को वापस लें इन पे साई सुदर्शन, जो कि मुझे लगता है अगर होगा भी तो इट्स जस्टिफाइड. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. ठीक है, बट अगर अब चांस दिया है साई सुदर्शन को तो एक मैच के बाद हम निकाल नहीं सकते. मुझे लगता है एटलीस्ट 3 मैचेस तो मिलने चाहिए. आफ्टर द थर्ड टेस्ट मैच अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा कुछ, देन यू से कि आके 2 टेस्ट मैच के लिए हम कुछ चांस करेंगे. 2 टेस्ट मैच में भी जज करना इज नॉट गुड इनफ. मुझे लगता है कम से कम 3 तो 2, 6 इनिंग तो 2 कम से कम लड़के को. करुण नायर का मुझे वही लगा यार सबसे बुरी बात कि देयर वाज अ लैक ऑफ क्लैरिटी. साई सुदर्शन का पहले इनिंग में तो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था. सेकंड में ही लुक्ड मच बेटर, प्लस ही इज मच यंगर भाई. अभी ही हैज अ लॉट, इट्स हिज फर्स्ट इंटरनेशनल गेम टेस्ट मैचेस में. करुण नायर हैज बीन इन द स्टेट, ही हैज प्लेड विद द ड्यूक्स बॉल आल्सो. जिस तरीके से लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही थी, देयर वाज नो गेम प्लान. एंड आई डोंट नो क्या कम्युनिकेशन करा गया था उनसे टी के बाद चौथे दिन पर, बट बहुत अगली लग रहा था. मतलब काइंड ऑफ मोमेंटम रूइन हुआ. पहले इनिंग में तो बहुत डेस्परेट लग रहे थे ड्राइव करने के लिए ऑन दी अप, एंड मिडिल भी नहीं हुई थी बॉल. कैच ही बहुत अच्छा पकड़ा था बाय द वे वो. बट करुण नायर के लिए है भाई, मुझे लगता है द प्रेशर इज मोर ऑन करुण नायर. साई सुदर्शन को दे आर लुकिंग एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट. यार क्या टाइम भी तो बहुत कम है करुण नायर के पास. 33 के ऑलरेडी हो चुके हैं, कितना ही और खेलने वाले हैं. मतलब ही इज बैटिंग एट अ पोजीशन व्हिच इज मोर रिप्लेसेबल राइट नाउ, बिकॉज इंडिया टेम्प्ट होगी ऑलराउंडर्स की तरफ जाने का. तो अगर वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे भी तो वो नंबर 3 पर खेलने के लिए नहीं आएंगे, वो नंबर 6 पर ही आएंगे. तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा करुण नायर के लिए. इफ ही डज नॉट फायर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स, यू हैव टू पॉन्डर ओवर रिप्लेसमेंट. बट जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, विच इज नाउ लेट्स कम टू द बॉलिंग साइड ऑल्सो. फर्स्टली जो टेल एंडर्स ने शो करा है हमारा, दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम इन ओवरसीज टूर्स. अगर ये चीज सॉल्व नहीं होती है, आई डोंट सी अस विनिंग दिस टेस्ट सीरीज. हाँ, बहुत फॉर श्योर. आई थिंक प्लस जो हमने अभी डिस्कस करा है कि ऐसी पिचेस होती हैं इंग्लैंड में, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा टाइप की पिच आपको मिली हो. आई थिंक इस पूरे खेल में जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाने थे वही टीम अल्टीमेटली जीतनी थी. हमने 471 पहले बनाए थे, उसके बाद उनने वो ऑलमोस्ट चेज डाउन कर दिए थे. फिर हमने 371 समथिंग बनाए, उसके बाद उनने वो भी चेज डाउन कर दिए. तो बैटिंग में जितना ज़्यादा आप स्कोर खड़ा कर सकते हो वही आपका वो कैपेबिलिटी हुई. क्योंकि बॉलिंग साइड आप देखो तो एक्चुअली मैं इस टाइम पे देख के लग रहा है कि इंडिया की भी वीक ही है, इंग्लैंड की भी वीक ही है. तो जो ज़्यादा रन्स बनाएगा प्रॉब्ली वो टीम जीत जाएगी अल्टीमेटली. एंड उसमें अगर हमारा बॉलिंग यूनिट जो है वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाला है कि हमने एकदम ही भाई टांगे खोल दी कि हमसे तो कुछ होने ही नहीं वाला, तो फिर आप रन नहीं बना सकते भाई नीचे. एक तो देयर हैज़ टू बी फियर ऑफ अथॉरिटी, एंड बॉलर्स को ये कहना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि आपके बॉलिंग परफॉर्मेंस पे आपको जज नहीं कर रहे हम लोग. हाँ, आपके तीनों स्किल सेट से क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, हर चीज पे सवाल उठेगा. एंड द बेस्ट गाय फॉर दैट इज एक्चुअली गंभीर ओनली भाई. हाँ, वो कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा. आई थिंक इन द पास्ट 10 years ना, थोड़ा सा जब से ये कोहली लाए थे ना चीज का, हम 4 पेसर्स के साथ बाहर खेलेंगे, हम 20 विकेट लेने जाएंगे, काइंड ऑफ दैट. उसका एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ये भी था कि बॉलर्स
बैट के साथ थोड़ा चिल भी ज़्यादा हुए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। देयर वाज टू मच डिपेंडेंसी ऑन द गाइज हु आर बैटिंग अप द ऑर्डर, प्लस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे थे। और यहाँ पता है कि आपने 20 विकेट भी आपका काम हो गया है, बट आपका काम नहीं हुआ है भाई। आपको थोड़ी बैटिंग तो रिस्पॉन्सिबिली करनी पड़ेगी। जिस तरीके से टेल एंडर से रन उनके मारे हैं और वर्सेस हमारे जितने हमने करके दिखाए हैं, आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस। बहुत ज़्यादा। ब्राइडन कार्स अगर वहाँ पे नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ जॉश टंग और शोएब बशीर आप कहोगे जो कि बैटिंग नहीं करते, नंबर 9 तक बैटिंग है उनकी। दिस इज व्हाट इंडिया डिड व्हेन दे यूज्ड टू प्ले इन इंडिया, जब अक्षर नंबर 9 पे आते रहे। तो इट इज अ हैक बाय ऑल मीन्स। और अगर उस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो, मतलब इवन एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दीज गाइस, कुलदीप यादव अगर कल को आएंगे, देयर हैज टू बी एक्सपेक्टेशन भाई। आप जैसे लोग जो है अश्विन और अक्षर पटेल को रिप्लेस कर रहे हो नंबर 8 और नंबर 9 पे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ बॉलर। आप अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे रहे हो भाई, लेट्स नॉट फॉरगेट इस मैच में 5 सेंचुरीज मारी हमने। फर्स्ट टाइम टेस्ट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरी मारी और फिर भी मैच हार गई। और ये हर मैच में नहीं होगा। शुभमन गिल भी चल जाए, जायसवाल भी चल जाए, केएल भी चल जाए, पंत भी चल जाए, 4 बैटर ने सेंचुरी मार दी। ये हर मैच में थोड़ी होने वाला है। तो गोइंग फॉरवर्ड द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द टेल विल बी इवन मोर क्रूशियल। आई थिंक पॉइंट वही कि कल्चरल चेंज की बात है, क्योंकि टू सम एक्सटेंड ना बहुत ही बॉलर्स का तो मैंने एटीट्यूड देखा है भाई इंडिया में कि बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चल जाते हैं इस चीज़ को। कुलदीप यादव ऑन दी अदर हैंड, उनसे जब भी इंटरव्यू होता है तो वो खुद भी कहते हैं कि आई एम काइंड ऑफ वर्किंग ऑन माय बैटिंग, ताकि जब मेरे पे आए तो मैं खेल सकूं। बिकॉज़ एज अ स्पिनर ही हैड टू रिप्लेस अश्विन जडेजा ना, उस टाइम पे बात वो थी। या प्लस उन्होंने वो इंग्लैंड सीरीज में डिसेंट बैटिंग करके दिखाई भी थी एक बार। तो बाकी सारे प्लेयर्स को इट्स मोर ऑफ द एटीट्यूड कि भाई आपका एटलीस्ट वो दिमाग में तो होना चाहिए कि मेरे को कंट्रीब्यूट करना है इस तरीके से भी। अगर आपका पूरे दिमाग में सिर्फ यही है कि मेरा काम से विकेट लेना है, तो फिर आप बैटिंग करना आ भी क्यों रहे हो भाई? क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट। शार्दुल ठाकुर जो नंबर 8 पर खेल रहे हैं, फिर गौतम गंभीर पे हम सवाल कैसे उठाएं कि आप ऑलराउंडर्स को क्यों प्रेफर कर रहे हो? बिकॉज गिल और गंभीर कहेंगे भाई अगर इतना बड़ा कोलैप्स हो रहा है, देन देयर इज ऑल द मोर रीजन व्हाई वी नीड अ बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8। वो चीज़ फ्रॉम अ कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम अभी शार्दुल का जो डिलेमा है कि क्या अगला मैच उनको खेलना चाहिए कि नहीं, या फिर शार्दुल बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन ऑलराउंडर एट नंबर 8। लेट्स नॉट टेक हिम लिटरली बाय द नेम, बट से नीतीश कुमार रेड्डी या फिर वॉशिंगटन सुंदर या कोई भी हो कि नंबर 8 पे हमें ऐसा कोई बंदा खिलाना चाहिए। फिर हमें फिलोसफिकली 4 प्रॉपर पेसर्स के साथ या 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ 20 विकेट लेने जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कॉल है, और किस डायरेक्शन में जाएगी गिल और गंभीर की मैनेजमेंट, दैट विल डिक्टेट हाउ वी विल प्ले इन द नेक्स्ट 5 years इन ओवरसीज टूर्स। यहाँ पे अगर हमारे नंबर 8 पे इफ यू आर हैविंग एन ऑलराउंडर, यू बेटर परफॉर्म एज अ बैटर, वरना देयर इज नो पॉइंट एट ऑल ऑफ हैविंग यू इन द टीम। शार्दुल ठाकुर का जो कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मतलब इससे बेटर जनरली होता है कि हम कुलदीप यादव खिला लेते हैं। वो तो ये लगता है विकेट्स भी ज़्यादा लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते, प्लस बैटिंग में तो वैसे भी कहीं कंट्रीब्यूशन आया शार्दुल की तरफ से, तो इधर वे या तो बराबर होता या फिर शायद कुलदीप यादव का बेटर ही होता अल्टीमेटली। और इसमें है भाई, मतलब नंबर 6 हैज टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करुण नायर, ऐसा होता है टेल नंबर 6 से शुरू हो गई है। मतलब करुण नायर का फॉर श्योर दिखाना पड़ेगा उनको। जडेजा ऑल्सो होपफुली भाई, जडेजा का वुड यू से कि ये भाई अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ इस मैच में। आप शोएब बशीर ने उनसे ज़्यादा विकेट लिए अल्टीमेटली, बैटिंग में उनके कुछ खास आई थिंक बॉलिंग में उनको ही टुक मोर टाइम देन यूजुअल टू फाइंड आउट द करेक्ट लाइन एंड लेंथ। ये चीज़ नासिर हुसैन ने बोली थी। अच्छा, फॉर अ गाय ऑफ हिज एक्सपीरियंस उनको फिगर आउट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कि किस लेंथ और लाइन पे मुझे बॉल डालनी है। दैट मे बी रिजल्टेड इन हिम गेटिंग लेस विकेट्स। प्लस बैटिंग में वी आर जेन्युइनली रिलाइंग ऑन हिम यार। अगर नंबर 7 तक तो हमें, नंबर 8 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 तक तो चाहिए एटलीस्ट। बट जडेजा फिर भी गेम में नॉट आउट थे ना, मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ कि ठीक है थे अल्टीमेटली नॉट आउट। बस पॉइंट वही है कि वी नीड मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिम एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम। एक्चुअली में आप देखो तो जडेजा ही है अल्टीमेटली। टेस्ट क्रिकेट में तो अभी हमारे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं टीम के अंदर, तो अगर उनसे वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकल के आ पाएंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है हम लोग को फिलोसफिकली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? भाई फिलोसफी तो यही रहेगी, नंबर 8 तक बैटिंग रहेगी। तो कुलदीप यादव इज नॉट प्लेइंग। हाँ, आई थिंक हो सकता, मतलब फिलोसफी वाइज हम लोग शायद इस चीज़ पे स्टिक करने वाले हैं। वही बात है कि शायद 1-2 टेस्ट के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़े। पर अगर हम लोग ऐसे बात करें कि फिलोसफी गौतम गंभीर और गिल के अंदर क्या होने वाली है अगले 5 साल में, आई थिंक दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दिस टेम्पलेट कि हमें 8 तक तो बैटिंग चाहिए ही चाहिए अल्टीमेटली। अनलेस एंड अनटिल हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीक्स देखने को मिलती हैं भाई कि गिल और जायसवाल वैसा टाइप की पीक लेके जा रहे हैं कि भाई
रहाने, पुजारा, कोहली जिस तरीके से कैरी ऑन कर रहे थे उस टाइम पे, या तो वैसा होता है कि वी बिकम मोर एडवेंचरस विद आवर लाइनअप कि हम लोग बॉलर्स तगड़े लेके जाएंगे, 20 विकेट वाली फिलोसफी लेके जाएंगे. अगर वो नहीं है और देख के लग नहीं रहा कि इस टाइम पे इतनी जल्दी आ जाएगी, देन प्रॉब्ली वी आर स्टिकिंग टू दिस. एक्चुअली ये बात भी है ना कि जो ये पूरा नोशन है कि विराट कोहली जो 5 प्रॉपर बॉलर्स का लेके आए थे, ये भी उनके पूरे करियर में नहीं रहा था एज ए कैप्टन. ये एंड ऑफ इट वो भी शार्दुल ठाकुर खिलाते थे कई बार. एंड घर पे तो ऑफ कोर्स वो अश्विन जडेजा, अक्षर साहब होते थे. तो ऐसा नहीं कि कोहली ने भी थ्रू आउट ये चीज करी है. ही चेंज्ड विद टाइम. जब लग रहा था कि नहीं चल रहा ये चीज तो उन्होंने हटाई है वो चीज. तो ऐसा कोई हार्ड सेट रूल नहीं है कि कोहली ने क्योंकि कर दिया तो इंडियन टीम को करना ही करना है. कोहली ने खुद भी वो चीज़ चेंज कर दी थी. बट ये बात है कि अगर हम लोग की बॉलिंग अभी अपार्ट फ्रॉम बुमराह इतनी वीक लग रही है तो फिर क्या हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर रखना चाहिए. क्योंकि लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जो बुमराह पे डिपेंडेंसी है अभी. प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में से वन गाय हैज टू गो फॉर द नेक्स्ट गेम इन माय ओपिनियन. प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में से किसी एक को. आई नो हमें अभी हमने बैटर्स के लिए कहा कि एक मैच पे क्या जज करें, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन गेम. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि आप एक ग्रैंडर पर्सपेक्टिव से देखो तो बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं. एक वो ऑलरेडी खेल चुके हैं जो कि हम हार चुके हैं. पर अगले टेस्ट मैच में 8 दिन का गैप है. मैं वही कह रहा हूँ ना. आई एम अज्यूमिंग कि ही इज प्लेइंग द नेक्स्ट. तो वो नेक्स्ट गेम खेलेंगे तो वी हैव टू मेक दोज नेक्स्ट 2 मैचेस काउंट जिसमें भी वो खेलेंगे. एंड अगर उसमें फिर से हमें यही देखने को मिलता है कि एक लौते वही खिलाड़ी हैं जिनसे निकल के आ रहे हैं, फिर हम लोग उसी स्थिति में होंगे कि एंड में आते आते हम लोग सोच रहे हैं अच्छा नेक्स्ट मैच के लिए बचा के रख लो, इनको बॉलिंग कराने का फायदा नहीं है क्योंकि गेम ऑलरेडी जा चुका है. तो जो भी वो नेक्स्ट 2 मैचेस होने वाले हैं जहाँ पे बुमराह में खेलते हुए दिखेंगे, वी नीड टू मेक श्योर कि वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिले उनको ताकि हम जीतने के चांसेस जेन्युइनली हो वो मैच के हो. और यार मतलब सिराज भाई कब आएंगे रिजल्ट? बहुत टाइम हो गया भाई. प्रसिद्ध कृष्णा का भी अगर आपको हिट द डेक ही करनी है तो आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर कर लेंगे. वो बॉल के ऊपर फ्लोट कराने के लिए वी आर मिसिंग आउट ऑन अ जेन्युइन स्विंगर अर्शदीप सिंह. आई थिंक ही हैज टू प्ले. अब बात ये कि प्रसिद्ध और इसमें से जाएगा कौन? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट तो लिए कम से कम. हालांकि पिटाई बहुत हुई है भाई. सिराज चाहे कुछ भी कर ले, एफर्ट है, ये है वो है, लेकिन विकेट आ नहीं रहे. आई थिंक प्रसिद्ध जाएंगे भाई, ज़्यादा लाइकली मुझे वही लगता है. क्यों जाएंगे? लेकिन पॉइंट वही है कि आप जिस तरीके से रन खा रहे हो, 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार. 6 तो मैंने IPL में भी देखा है कुछ लोग 6 के हिसाब से डालते हुए. तो अगर आप उस लेवल पर डाल रहे हो बॉलिंग, एंड क्लियरली देख के लग रहा था कि इंग्लैंड बैटर शायद ज़्यादा कंफर्टेबल है. मे बी दे वर टारगेटिंग हिम स्पेसिफिकली, बट दे लुक्ड मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट हिम. तो अगर ये चीज़ आगे जाके भी हमें दिखने वाली है. सिराज का चलो कम से कम वो रन तो इतने नहीं खाए, पर पॉइंट वही होता है कि टेस्ट मैचेस में आपने रोक ली रन, फ़ायदा क्या है? टाइम तो अनलिमिटेड है भाई, खेलेंगे अपनी मर्जी से, विकेट तो निकाल के दो. तो मे बी एज अ विकेट टेकर आप अर्शदीप सिंह को ला सकते हो, बट 6 की इकोनॉमी से पिटना तो इट्स इनएक्सक्यूजेबल. तो सिराज तुम कह रहे हो अभी भी चांस मिलेगा? आई थिंक सो मिलेगा. मतलब मैं तो पता सिराज से भी कन्विंस नहीं हूँ ऑनेस्टली. हाँ, फॉर कन्विंस तो आई डोंट थिंक कोई भी इस टाइम पे, बट इफ यू हैड टू चूज, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा का मुझे लगता है कि इफ ही कैन स्टिल फ्लोट द बॉल अप, जो कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में करा था, 2 विकेट उनको मिले थे, तो देयर इज स्टिल सम चांस. बट सिराज ऑलरेडी वो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं. फिर भी देखो सिराज भी ही इज ऑल्सो नॉट अ स्विंगर ऑफ द बॉल. वो हिट द डेक भी नहीं है, वो थोड़ा सा बॉल को स्किड कराते हैं एंड ही गेट्स द बॉल टू सीम. वॉबली सीम वगैरह भी यूज़ करके निप करते हैं बॉल को ज़्यादा. वो ऐसा नहीं कि बॉल को फ्लोट करा के स्विंग कराएंगे. तो वो सब बहुत अच्छा है जब तक आपके पास वो डिसिप्लिन है करने का. अगर आप बहुत जल्दी राइल अप हो जाओगे तो कोई रिजल्ट आने नहीं वाला फिर. आई डोंट नो, मतलब मैं पर्सनली कन्विंस नहीं हूँ. बुमराह के बाद अगर मेरे 3 पेसर शार्दुल, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी दिख रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा. आई थिंक अर्शदीप सिंह मस्ट बी ब्रॉट बैक. नॉट सेइंग कि वो चल जाएंगे, वो भी कोई मतलब कोई गारंटी थोड़ी है. कुछ आप डिफरेंट ट्राई कर रहे हो ना, मतलब यू आर गोइंग इन सम डायरेक्शन, आपको दिख रहा है कि अच्छा कुछ तो और करा जाए. मोर इन सिंक विद द कंडीशंस एट प्ले. मेरा तो मेन कहने का मतलब ये है. और क्या अगर रिपीटेडली ये लोग फॉल्टर करते हैं, बुमराह रेस्ट होता है, तो आगे हम लोग आकाशदीप की तरफ भी देख सकते हैं. फिर आकाशदीप इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन भाई. मुझे वही लगता है कि स्टार्ट इन लोगों ने इनसे करा है, बट गिवन कैसी परफॉर्मेंस निकल के आई है, आई थिंक वी आर बाउंड टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस थ्रू आउट दिस सीरीज. मतलब इतने आराम, स्पेसिफिकली इन द पेस डिपार्टमेंट, क्योंकि बाकी जगहों पर यू वुड वांट टू स्टिक विद द गिवन लाइनअप, बट पेस में तो जिस तरीके से आपका ये भी है ना कि बेंच पे भी तो ऐसे प्लेयर्स नहीं बैठे जिसको देख के आपको लगे कि दिस इज लाइक सेइंग कि अश्विन जडेजा घर पे खेलना और सिर्फ
2-3 विकेट ली उन्होंने, तो हम कहते हैं कि क्या फेलियर रहा है। हाँ, तो भाई मतलब पेसर्स को हर जगह थोड़ी एक्सक्यूज मिलेगा, घर पे भी नहीं आ रहे विकेट, समझ में आता है, बाहर तो लो कम से कम। हाँ, आपकी कंडीशंस में आप विकेट नहीं ले पा नहीं ले रहे हो यार, तो इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एनी अदर टॉक पॉइंट दैट यू हैव? भाई मेरा एक तो इंग्लैंड को लेके था, डू यू थिंक स्टोक्स वाज देयर बेस्ट बॉलर? क्योंकि लोग जॉश टंग भी कहेंगे क्योंकि उनने भी विकेट लिए हैं काफी सारे। स्टोक्स डिफरेंस मेकर तो था भाई, मतलब मेरा एक्चुअली जो लास्ट टॉक पॉइंट है वो बेसबॉल को लेकर ही होने वाला है, तो चलो। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जनरली मुझे पहली इनिंग्स में तो फॉर श्योर देख के लग रहा था कि टंग ने वो रैप अप करा था टेल को, लेकिन जो क्रूशियल विकेट्स थे स्टोक्स वाज दैट गाय जिसने प्रॉब्ली ही लेड फ्रॉम फ्रंट। हाँ, उसने सोचा कि भाई मैं ही विकेट, कोई नहीं निकाल के दे रहा तो मैं ही निकाल के दूंगा। एंड उस टाइम पे सारे मीम्स ही यही थे पहली इनिंग्स की बात तो, कि जिस पूरी बॉलिंग यूनिट का मेन बॉलर स्टोक्स है, उसको तो हम लोग ठोक देंगे। तभी वो बातें भी चल रही थी, कोहली होता तो कितने रन बनाता, यहाँ पे रोहित होता कितने रन बनाता। बट उसके बाद फिर हमने देखा कि सेकंड इनिंग्स में जॉश टंग वगैरह ने भी आके थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करा एंड धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूट करा। बट मतलब स्टोक्स ने भी, नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो इतने सारे ओवर्स डालेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम से वो कुछ ब्रेक पे थे, बट धीरे धीरे करके वापस अपनी रिकवरी कर रहे हैं, ना के पेस करनी स्टार्ट करी। I think he has impressed us a lot with the बैटिंग में थोड़ा सा अनकैरेक्टरिस्टिक लग रहे थे, बट बॉलिंग में जो उन्होंने वही स्क्रैम्बल सीम इस तरीके से यूज करी है, इज नॉट अ बिग स्विंगर ऑफ द बॉल वंस अगेन। और जो इंटेंसिटी लेके आते हैं, मेन बात वो है कि जो पिच पे आ रहा है ऐसा लगता है कुछ चीजें हो सकती हैं, ही मेक्स थिंग्स हैपन। वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन। एंड जो बेसबॉल का भी मेरा पॉइंट था वो यही था कि दिस इज नॉट द बेसबॉल दैट वी सॉ इन 2024। ये जो एवोल्यूशन हुआ है बेसबॉल 2.0 ऑफ सॉर्ट्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। जो नया मोटो मुझे दिखता है ना क्लियरली, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबली। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है मुझे। ये ब्रेंडन मैकलम ने शायद सीरीज स्टार्ट होने से पहले 1-2 महीने पहले चीज बोली थी। अच्छा, कि आई डोंट लाइक कि जो बेसबॉल जिस तरीके से टर्म करा गया है, हाँ, वैसे टाइप का क्रिकेट एक्चुअली में हम लोग खेलना नहीं चाहते। इतना इररिस्पॉन्सिबल मैं भी जानता हूँ कि नहीं खेल सकते। तो वो बैक होना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटी है मारने की, बट उसके साथ आप रिस्पॉन्सिबली भी खेलोगे। तो प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉट ऑफ ईयर्स दैट वी आर गेटिंग टू सी कि बेसबॉल ने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबली भी खेला है यहाँ पे। प्लस पता है बेसबॉल के ऑफ कोर्स कोई भी चीज की दुनिया में सिर्फ नेगेटिव्स नहीं होते, पॉजिटिव्स भी होते हैं। तो एक की पॉजिटिव है, दे हैव एन अनवेवरिंग बिलीफ इन देयर बैटिंग कि हम कुछ भी चेज कर सकते हैं। बेसबॉल का जो कॉन्टेक्स्ट है जिस तरीके से इवॉल्व करा है, इट इज वेरी सिनोनिमस विद रूट्स बैटिंग इन द पास्ट 2-3 ईयर्स। जब बेसबॉल नया नया आया था तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी किस्सा भी सुनाया था कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से मैच था, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से ही मैच था, एंड लंच ब्रेक के बाद जो लोग बैटिंग करने आ रहे थे तो स्टोक्स रूट इससे कहता ब्रॉड से जाकर कि ब्रॉडी आई एम थिंकिंग कि मैं पहली बॉल को रैम शॉट करूंगा। अब ब्रॉड का वही था कि मुझे पता है बेसबॉल आ चुका है तो ये लोग ट्राई करेंगे, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, लेकिन मैं सोचा था अगर ये नहीं हुआ पुल ऑफ तो कितनी गाली पड़ेंगी। तो जब वो शॉट मारने जा रहे थे तो मेरे से ज़्यादा टेंस्ड कोई नहीं था, वो अल्टीमेटली मिस कर देता है बॉल को, पर आउट नहीं होता। और उसका मैंने जो साई ऑफ रिलीफ ली है, बट दिस इज व्हाट द रूट उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे काफी ज्यादा। हाँ, काफी लोग सवाल उठाए थे ना कि इतना अच्छा रिकॉर्ड इनका चल रहा था, उसको एक तरीके से बेसबॉल ने इंटरप्ट कर दिया। बट नाउ जो रूट ने दोबारा अपने आप को रीइन्वेंट करा है कि हाँ एक्सप्रेस करना अपने आप को, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ्स। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है बेसबॉल का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे अच्छा एक रिवर्स स्वीप खेलनी तो मैं खेल लूंगा। जडेजा ओवर द विकेट आ रहे हैं, रफ में बॉलिंग डाल रहे हैं, मेरे स्कोरिंग ऑप्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू द फील्ड सेटअप, एक डीप पॉइंट है, अंदर कोई कैचिंग पोजीशन पे नहीं है, तो परहैप्स में रिवर्स स्वीप मारना एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि मैं एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता। वो पूरी थिंकिंग गई है रिवर्स स्वीप के पीछे, तब आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो, देन इट इज अ सेफ शॉट। बेसबॉल के नाम पे आउटलैंडिश शॉट आपको लग रहा होगा बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में लोग खेलते नहीं है, बट उसके पीछे की थिंकिंग और ब्रेकडाउन में अब सब्सटेंस ज्यादा आ गई, लॉजिक है। दैट इज बेसबॉल 2.0। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी तरीके से इन लोगों ने करा इवॉल्व, एंड ऑफ कोर्स इट हैज गिवन देम अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ कि हम कोई भी टारगेट चेज कर सकते हैं, दे लाइक टू चेज। तो वो डिविडेंड्स पे कर रहा है। जो मेरा लास्ट पॉइंट है दैट इज एक्चुअली अबाउट द क्राउड। हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला कि क्राउड काफी अच्छा खासा आया था, फिर मर गई पूरी क्राउड, डे 3 के बाद मर गई। रीजन क्या है? क्या सोचो भाई, बहुत वो है। मुझे भी लगा कि अच्छा ये रीजन हो सकता है। धूप? नहीं, डे 3 तक के जो टिकट्स थे वो तब बिक गए थे जब कोहली अनाउंस नहीं करा था। अब मैं वही कहूंगा कि विल हैव टू सी कि नेक्स्ट टेस्ट मैच का कैसा क्राउड आता है, क्योंकि पियर्स मॉर्गन ने ट्वीट करा उसके बाद ये डे 3 डे 4 आते आते उन्होंने कहा कि इट इज जेन्युइनली शॉकिंग टू सी कि इंग्लैंड एक हिस्टोरिक चेज करने जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उनका ये शायद सेकंड बिगेस्ट चेज एवर था। जो इससे बड़ा था वो इंडिया के अगेंस्ट ही आया था, 378 समथिंग शायद उन्होंने चेज करा था। मेरे ख्याल से।
तो इट इज योर कंट्री नीड्स यू, ऐसे करके उनने करा था ट्वीट कि भाई बाकी साइड की जो सिटीज़ हैं उनसे भी लोग जाके देखने जाओ क्योंकि ज़रूरत है सपोर्ट की। तो अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट मैच से कितना क्राउड आता है। होपफुली कि अच्छा खासा क्राउड है, क्योंकि फर्स्ट 3 दिन तो जो जैसे टाइप का क्राउड था जनरली देख के लगा कि भाई क्या अच्छा है, मजा है, क्योंकि स्टेडियम भी कुछ खास अच्छा है नहीं। भाई स्टेडियम इतना घटिया टुच्चा स्टेडियम, ऐसा था खेत में खेल रहे हैं। हाँ, पूरा पिच जनरली बता रहा हूँ, अगर इंडिया में होता ना तो लोग इतना लताड़ते बीसीसीआई को। क्या बना रखा था वो, एंड तक जो है पिचेस हैं पूरी घास का कलर और मेंटेनेंस इतनी खराब है, ऐसा जनरली लगता है कि सड़े हुए खेत में खेल रहा। कंट्री फार्म वाली जो इंग्लैंड में होता है ना, पता नहीं क्या कहते हैं वहाँ पे, कंट्री हाउस वगैरह, वही लग रहा था पूरा देखने में। रियली बैड स्टेडियम। बट हाँ, पर अच्छा लगा कि क्राउड इतनी आती है। देखते कि आगे जाके कैसा निकल के आता है। एंड होपफुली इस पूरी सीरीज की हाइप बनी रहेगी। पहला मैच हुआ है, आई थिंक पॉइंट वही है कि जिस तरीके से हम लोग एक टाइम पे एक लीडिंग पोजीशन में थे, उसके बाद हम सॉर्ट ऑफ हार गए मैच, इसलिए शायद लोग गुस्सा होंगे। बट आज से 1 महीना पहले जब इन सब ने रिटायर अनाउंस कर दिया था, रिटायरमेंट अपना, तब किसी ने कहा होता कि डे 5 तक जाएगा, आपको ऐसा ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेगा जहाँ पे हमने प्रॉपर फाइट दी होगी। तो एवरीबडी वुड हैव टेकन इट, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगा था कि ऐसी कंडीशंस प्ले आउट होंगी अल्टीमेटली। तो लेट्स बैक आवर बॉयज, देखते हैं कैसे निकल के आती है सीरीज। एंड आगे भी जो मैचेस होंगे, जो मैच अगला होने वाला है, उससे पहले भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या उसका लाइनअप होनी चाहिए, फिर क्या हमें स्ट्रैटेजी लेके जाना चाहिए। और बीच बीच में हम लोग जो है वो टाइमलेस एपिसोड्स भी लाते रहेंगे। अभी हमने रिसेंटली विराट कोहली के पूरे टेस्ट करियर को 2 पॉडकास्ट में डिवाइड करा है, तो उसको भी जरूर जाके देखिएगा। आई थिंक काफी ज्यादा उसमें हमने, दैट इज द मोस्ट डिटेल्ड एपिसोड आई थिंक जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला, एंड आई गेट इट, क्योंकि वो टेस्ट मैच चल रहा था बीच में। बट नाउ दैट वी हैव 3 घंटे का पूरा हुआ है। हाँ, वी हैव अराउंड 8 days नाउ। तो हम लोग स्टोरीज लाएंगे, और पर ऑब्वियसली जो हम स्टोरीज पहले भी लेके आए, ट्राई टू चेक देम आउट एंड लेट अस नो कि आपको कैसे लगते हैं पॉडकास्ट। और बाकी आप लोग बैठिए आराम से, फ्राइडे को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे लाइव स्ट्रीम पर मिले, लाइव बातें हो, तो हमारी मेंबरशिप ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो 2 आप लॉगिन कर देता हूँ। बाकी आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी।